अध्याय 351। हीरो ने लड़की को बचाया। एक आधे दिन बाद जियान चेन कारवां का पीछा करते हुए भाड़े के सैनिकों के शहर से बाहर निकलने में कामयाब हो गया। बिना कोई निशान छोड़े चलते हुए एक भी व्यक्ति उसे पहचान नहीं पाया। कुछ दूर जाने के बाद जियान चेन कारवां से अलग अपने रास्ते पर निकल गया और जब उसने आसपास किसी को नहीं देखा तो वह अपने जादुई जानवर से उतर गया और अपनी मायावी फ्लैश का उपयोग करना शुरू कर दिया। फुट भ्रमात्मक फ्लैश का उपयोग करते हुए जियान चेन एक तीर की तरह आगे बढ़ा और जबरदस्त गति से उड़ते हुए अपने पीछे केवल अपनी दर्पण छवि की धुंधली सी छवि छोड़ गया। पूरी गति से दौड़ते हुए जियान चेन के कान सिर्फ तेज हवा को बहरा कर देने वाले अंदाज में महसूस कर सकते थे, जिससे वह कुछ भी सुनने में असमर्थ हो गया। यहाँ तक कि उसके दोनों तरफ का दृश्य भी तेजी से धुंधला हो रहा था, जिससे उसे सिर्फ रंगों का मिश्रण ही दिखाई दे रहा था, कुछ खास नहीं। ये पहली बार था जब जियान चेन इतनी बड़ी भूमि पर उच्च गति से यात्रा करने के लिए इल्यूजनरी फ्लैश का उपयोग कर सकता था, इसलिए जिस गति से वह यात्रा कर रहा था उसने खुद जियान चेन को भी चकित कर दिया था। इस गति के साथ जियान चेन को यकीन था कि वह गति में छठे चक्र के पवन से संबंधित पृथ्वी संत मास्टर को हरा सकता है और केवल एक उड़ने वाला स्वर्ग संत मास्टर ही उसके साथ रह सकता है। इल्यूजनरी फ्लैश द्वारा लाई गई इस अकल्पनीय गति के साथ जियान चेन केवल अत्यधिक संतुष्टि महसूस कर सकता था। अब उसे स्वर्ग के संत गुरु से भी डर नहीं लगेगा जो उसका पीछा कर रहे हैं। साथ ही इल्यूजनरी फ्लैश पर उसकी महारत अभी भी बहुत बुनियादी बातों तक ही सीमित थी। जियान चेन ये सोचने से खुद को रोक नहीं पाया कि अगर वह इसमें अत्यंत उच्च स्तर तक महारत हासिल कर ले तो वह कितनी तेजी से यात्रा कर सकता है। इल्यूजनरी फ्लैश अंतहीन रूप से गहरा था। जियान चेन ने बुनियादी बातों पर महारत हासिल करने में लंबा समय बिताया था। जैसे जैसे वह समझ के उच्च स्तर पर पहुंचता गया, कठिनाई और बढ़ती गई। शुरू से ही जब उसने पहली बार इल्यूजनरी फ्लैश सीखना शुरू किया था, जियान चेन को लगा कि इल्यूजनरी फ्लैश के संबंध में अंतरिक्ष के साथ एक गहरा संबंध है। इसका मतलब था कि जियान चेन को दुनिया के गहन रहस्यों को समझने की आवश्यकता होगी, जिसका विस्तार से ये भी मतलब था कि जब तक वह एक संत शासक नहीं बन जाता तब तक वो इल्यूजनरी फ्लैश में उच्च स्तर तक महारत हासिल नहीं कर पाएगा। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि यह एक प्राचीन कौशल था जिसे पिछली जातियों ने सर्वोच्च तकनीक माना था, जो अपनी जटिलता में सबसे आगे थी। जियान चेन ने मन ही मन सोचा। भ्रमकारी फ्लैश के उपयोग के साथ दक्षिण की ओर उड़ते हुए जियान चेन जीडे कबीले और शे परिवार के स्वर्ग संत मास्टर से बचने की पूरी कोशिश कर रहा था। अगर वे आते। विशाल मैदानों में जियान चेन की आकृति एक मिसाइल में बदल गई थी जो दुनिया भर में उड़ रही थी। युद्ध कौशल के साथ जिसने उसे अपनी क्षमता से कहीं ज्यादा यात्रा करने की अनुमति दी, हवा के तेज झोंकों ने एक विशाल धूल का निशान बना दिया था। ये काफी आश्चर्यजनक दृश्य था, लेकिन जियान चेन के लिए सौभाग्य से वहां एक भी व्यक्ति नहीं था, इसलिए कोई भी इसे नहीं देख पाएगा। 2 घंटे बाद जियान चेन ने मर्सिनरी सिटी से अनगिनत किलोमीटर की यात्रा की थी। अतीत में अगर जियान चेन यह अनुमान लगाने की कोशिश करता कि वह इसी समय अवधि में कितनी दूरी तय कर सकता है, तो वह कभी भी यह अनुमान नहीं लगा पाता कि वह अब कितनी दूरी तय कर रहा है। हालांकि इन 2 घंटों में जियान चेन के चौथे चक्र के पृथ्वी संत मास्टर स्तर के सेंट फोर्स का आधा हिस्सा पहले ही इस्तेमाल हो चुका था। इल्यूजनरी फ्लैश हेवन सेंट टियर स्तर का एक पूरक युद्ध कौशल था, न कि सेंट टियर युद्ध कौशल। इस प्रकार इस युद्ध कौशल के लिए इस्तेमाल की गई सेंट फोर्स की मात्रा भयानक थी और जियान चेन खुद इसे केवल 4 घंटे तक बनाए रखने में सक्षम होगा। अचानक 5 किलोमीटर दूर एक 3 मीटर लंबे काले शैतान पैंथर ने जियान चेन को खोज लिया और तुरंत एक तेज गोली की तरह उसकी ओर उड़ चला। किसी भी पैंथर मॉडल वाले जादुई जानवर की गति विशेष रूप से अच्छी थी। इसके अलावा यह एक क्लास 5 जादुई जानवर था, इसलिए इसकी गति और भी अधिक थी। शैतान पैंथर को घृणा से देखते हुए जियान चेन ने उसे नजरअंदाज कर दिया और अपनी पूरी गति से उसे पार करना जारी रखा। पैंथर ने गुस्से से चीखने से पहले खाली जगह को मुंह से काटा और जियान चेन का पीछा किया। हालांकि वह बहुत तेज था, लेकिन जियान चेन उससे भी तेज था, इसलिए दोनों के बीच की दूरी और भी बढ़ती गई। 1 घंटे बाद जियान चेन ने भाड़े के शहर से कम 1000 किलोमीटर की दूरी तय कर ली थी। रुकने के अलावा कोई और विकल्प न होने पर उसने एक पल के लिए आराम करने के लिए एक सुरक्षित जगह की तलाश की। क्लास 5 मॉन्स्टर कोर को बाहर निकालते हुए उसने ठीक होने के लिए अपने भीतर की ऊर्जा को अवशोषित करना शुरू कर दिया। 3 घंटे की दौड़ के बाद जियान चेन ने पहले ही अपने कुल संत बल का 3/4 हिस्सा इस्तेमाल कर लिया था। अगर वह ठीक नहीं हुआ और उसे किसी अप्रत्याशित परेशानी का सामना करना पड़ा तो वह उससे निपटने की स्थिति में नहीं होगा। 4 घंटे के बाद जियान चेन की सेंट फोर्स पूरी तरह से ठीक हो गई थी, जिससे वह एक बार फिर इल्यूजनरी फ्लैश के साथ यात्रा कर सका। 2 दिन बाद भाड़े के शहर में जियान चेन की निगरानी करने वाले लोगों ने जियान चेन का कोई संकेत नहीं देखा था। हालांकि हर किसी ने सोचा था कि जियान चेन केवल एक गहन ध्यान अध्ययन में फंस गया था।
आखिरकार उनके स्तर के लोग अक्सर अपनी साधना पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कई दिनों तक बिना खाए पिए रहते हैं, इसलिए यह पीछा करने वालों को बहुत ज्यादा परेशान नहीं करता था। इसके अलावा सराय के आसपास दिन रात अनगिनत लोग भी थे। यहाँ तक कि एक घरेलू मक्खी भी अगर वे चाहें तो बच नहीं सकती, एक व्यक्ति की तो बात ही छोड़िए। इसी समय कई भाड़े के सैनिक सराय में घुस आए। भोजन करने के बाद उनमें से एक अपने आरक्षित कमरे में चढ़ गया। टकराना। बहुत जल्दी ही पूरे शराबखाने में एक जोरदार आवाज सुनाई दी, जब दूसरी मंजिल से एक क्रोधित व्यक्ति दहाड़ता हुआ बोला, मादरचोद कमीने, दुकानदार, तुम किस तरह की टूटी हुई सराय चला रहे हो? जमीन पर छेद कैसे हो सकता है? भाई, मैं तीसरी मंजिल से दूसरी मंजिल पर गिर गया। गुस्से से भरी दहाड़ सुनकर जियान चेन पर नजर रखने वाले सभी लोग दंग रह गए और तुरंत जवाबी कार्रवाई की। तुरंत दूसरी मंजिल की ओर भागे जहां जियान चेन का कमरा था। उन्होंने दरवाजा खोला तो पाया कि एक आदमी फर्श पर गुस्से से गालियां दे रहा था। छत पर एक आधा मीटर चौड़ा छेद था। अच्छा नहीं, वह भाग गया। सभी के चेहरे पर तुरंत पीलापन आ गया और उन्होंने तुरंत दूसरों को इसकी सूचना दी और फिर उसे ढूंढने निकल पड़े। कुछ ही समय बाद जियान चेन के अचानक गायब होने की खबर जीडे कबीले और शे परिवार के बुजुर्गों को मिली। तुरंत दोनों बुजुर्ग गुस्से से भड़क उठे और अपने आदमियों पर श्राप बरसाने लगे। बेकार, बेकार के कचरे के टुकड़े, क्या तुम में से हर एक अंधा है? तुम सब सच में कचरा हो। इतने सारे लोगों की नज़र सिर्फ एक आदमी पर थी, फिर भी वह तुम्हारी नाक के नीचे से निकल भागने में कामयाब हो गया। जल्दी करो और उसे ढूंढो। अगर तुम उसे नहीं ढूंढ सकते तो वापस आने की भी जहमत मत उठाना, शे परिवार के चौथे बुजुर्ग ने चिल्लाते हुए कहा। तीसरे बुजुर्ग चौथे बुजुर्ग से ज्यादा शांत थे और अपने सामने घुटनों के बल बैठे लोगों की तरफ देख रहे थे। तुमने जियान चेन को जाते हुए नहीं देखा या कब? एक व्यक्ति ने तुरंत ही तीसरे बुजुर्ग को सारी बातें बता दी। ये सुनकर बुजुर्ग ने मन ही मन सोचा, ऐसा लगता है कि इस जियान चेन ने अपना रूप बदल लिया था और चुपके से भाग गया था। मैंने नहीं सोचा था कि उसके पास ऐसा हुनर होगा। कितना असाधारण है। तीसरे बुजुर्ग, तो अब हमें क्या करना चाहिए? चौथे बुजुर्ग ने कहा। तीसरा बुजुर्ग उन दोनों में से ज्यादा समझदार था और इसलिए वह देखना चाहता था कि क्या नई योजना बनाई जा सकती है। और क्या? सभी को जियान चेन की तलाश शुरू करने को कहो और कबीले को खबर भेजो ताकि वे कुछ मदद भेज सकें। फिर किसी को भेजो और जियान चेन पर इनाम घोषित करो, तीसरे बुजुर्ग ने कहा। जियान चेन भाड़े के सैनिकों का राजा है। अगर हम भाड़े के सैनिकों के संग में जाकर उस पर इनाम रख दें तो क्या पूरा भाड़े का शहर यह नहीं जान जाएगा कि हम उसके दुश्मन हैं? इससे हमारी छवि खराब होगी। चौथा बुजुर्ग इसके नतीजों से डर गया। चिंता मत करो चौथे बुजुर्ग, भले ही उन्हें पता हो कि शहर हस्तक्षेप करने की जहमत नहीं उठाएगा। ऐसा तभी होगा जब उनका एक दूसरे से कोई संबंध होगा, लेकिन इसके अलावा वे हस्तक्षेप नहीं करेंगे, तीसरे बुजुर्ग ने पूरे आत्मविश्वास के साथ कहा। तीसरे बुजुर्ग पर विश्वास करते हुए चौथे बुजुर्ग ने बाकी लोगों को आदेश दिया, तुम सबने तीसरे बुजुर्ग की बातें सुनी हैं, जाओ और ऐसा करो। उसी समय दो जीडे कबीले के बुजुर्ग उनके सामने खड़े लोगों के समूह को खतरनाक तरीके से घूर रहे थे। जियान चेन पर नजर रखने के लिए जिम्मेदार लोग, कचरे का ढेर, जल्दी करो और उसे ढूंढो। शहर की तलाशी के लिए कुछ लोगों को काम पर रखो और अगर वह तुम्हें न मिले तो फिर कभी वापस मत आना। हाँ हाँ, हम तुरंत चले जाएंगे। कुछ लोग इस तरह बोले मानो कमरे से बाहर जाने से पहले माफी पाने की उम्मीद कर रहे हों। डॉट 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 2 दिनों की लगातार यात्रा के बाद जियान चेन को यह पता चल गया था कि वह पहले ही मर्सिनरी सिटी से 10,000 किलोमीटर दूर आ चुका है और अब वह अस्थायी रूप से सुरक्षित है। पास ही में एक छोटे से नाले में जियान चेन ने नहाना शुरू किया। फिर अपने स्पेस बेल्ट से नए कपड़े निकालकर उसने एक बार फिर अपना रूप बदला और एक साधारण दिखने वाले युवक की तरह दिखने लगा और फिर से निकल पड़ा। टूर्नामेंट के कारण बहुत से लोग जियान चेन को जानते थे, इसलिए उसके पास अपना रूप बदलने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। इसके बाद जियान चेन ने अपनी गति धीमी कर दी। नक्शे पर अपनी स्थिति के बारे में उसे जो पता था उसके अनुसार 100 किलोमीटर दूर एक और द्वितीय श्रेणी का शहर था। युद्ध की आवाजें बहुत दूर तक नहीं सुनी जा सकती थीं। नजदीक से देखने पर जियान चेन ने पाया कि यह एक युद्ध जैसा लग रहा था जिसमें लगभग 100 साधारण दिखने वाले लोग घोड़ों पर सवार थे। उनके दिखावे से लगता था कि वे डाकू हैं। विरोधी पक्ष के पास केवल 30 आदमी थे जो एक शानदार दिखने वाले कारवां की रक्षा करने की पूरी कोशिश कर रहे थे। ये दृश्य देखकर जियान चेन उस समय के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं पाया जब गेसुन साम्राज्य से भागते समय असीम डाकुओं ने उस पर हमला किया था। उस समय जियान चेन केवल एक तुच्छ संत था और एक संत गुरु द्वारा थकावट के कगार पर पहुंचा दिया गया था। उस समय एक महान संत गुरु एक असहनीय रूप से मजबूत विशेषज्ञ था। लेकिन अब कई साल बीत चुके थे। महान संत गुरुओं में से सबसे शक्तिशाली भी उसके लिए केवल एक घोड़ा मक्खी था, लेकिन यह अभी भी जियान चेन को आहें भरने से नहीं रोक पाया। अध्याय 352 हीरो द्वारा लड़की को बचाना 2।
तुम ब्लैकविंड बैंडिट्स बहुत परेशान करने वाले हो। हमने तुम्हें पहले ही पैसे दे दिए हैं, अब तुम क्यों नहीं चले जाते? एक अधेड़ उम्र के आदमी ने गुस्से से चीखते हुए ब्लैकविंड बैंडिट्स में से 3 पर हमला कर दिया। 100 डाकुओं में से एक आदमी जो नेता लग रहा था, हंसने लगा। मैंने सुना है कि तुम्हारे लानवी कबीले में एक खूबसूरत दिखने वाली लड़की है, जिस पर दैवीय कृपा है। तुम उसे डांग परिवार के डांग याजहाई को उसकी दुल्हन बनाने के लिए क्यों नहीं देते? तुम्हारे लानवी कबीले के लिए यह इतनी बुरी बात नहीं होगी। तुम इसके बारे में सपने में भी मत सोचना। मिस हमारे कबीले की सबसे प्यारी मोती है और हमारे कुलपिता को उससे सबसे ज्यादा लगाव है। अगर मिस के साथ अभी कोई दुर्घटना हो जाती है तो हमारा लैनमिंग कबीला तुम ब्लैकविंड बैंडिट्स को ढूंढने के लिए हर संभव कोशिश करेगा। अधेड़ उम्र का आदमी दहाड़ा, यह व्यक्ति उनके समूह का नेता होना चाहिए। हा, तुम्हारा लैनमिंग कबीला एक ऐसा कबीला है जिसके बारे में हम अच्छी तरह से जानते हैं। तुम्हारे लैनमिंग कबीले के साथ हम ब्लैकविंड डाकू भी नहीं डरते। डाकुओं का नेता जोर से हंसा। मेरे भाइयों, आगे बढ़ो। जब गाड़ी डांग परिवार को सौंपी जाएगी तो निश्चित रूप से सभी को इससे लाभ होगा। तुरंत ही डाकुओं का मनोबल आसमान छूने लगा क्योंकि वे सभी और भी जोश से लड़ने लगे, जिससे 30 अंगरक्षकों पर बहुत ज्यादा दबाव आ गया। कुछ अंगरक्षक डाकुओं के हथियारों से घायल हो गए और जमीन पर गिर पड़े क्योंकि खून जमीन पर फैल गया था। एक झटके में केवल 20 आदमी ही हताश होकर बचाव करने के लिए बचे। जहां तक ब्लैकविंड बैंडिट्स का सवाल है, ऐसा लग रहा था जैसे वे उत्तेजक पदार्थों पर थे क्योंकि उनकी लड़ने की शक्ति और उत्साह बढ़ रहा था। प्रत्येक तलवार का वार भारी होता जा रहा था और हवा में सेंट फोर्स भर रहा था। कुछ ही देर में 10 और अंगरक्षक मारे गए जबकि बमुश्किल 1 दर्जन डाकू मारे गए। उनकी हताहतों की संख्या बहुत कम थी, जिससे वे दूसरे पक्ष पर भारी बढ़त बनाए हुए थे। तुम्हें इसका पछतावा होगा। कीमत चुकाने के लिए तैयार रहो। हमारे कुलपिता तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। अधेड़ उम्र का आदमी जोर से चिल्लाया। वह एक महान संत गुरु था, लेकिन इस समय वह 2 मध्य महान संत गुरुओं से लड़ रहा था जिन्होंने उसे उसकी सीमा तक धकेल दिया था। इतनी भीषण लड़ाई के साथ उसके घाव अब कम और मामूली नहीं रह गए थे। खून उसके शरीर से तेजी से बह रहा था और अगर यह जारी रहा तो वह ज्यादा समय तक नहीं चल पाएगा। हा, आपके शब्द बहुत गंभीर हैं। जब लैनमिंग कबीले की आपकी प्यारी बेटी याजहाई की दुल्हन बनेगी तो दोनों पक्ष परिवार बन जाएंगे। आप अपने हथियार परिवार पर कैसे तान सकते हैं? क्या आपको नहीं लगता कि ऐसा करना गलत है? डाकू हंसा। अधेड़ उम्र के आदमी का चेहरा राख जैसा हो गया और उसकी आंखें घृणा से सिकुड़ गईं। दुर्भाग्य से वो इस समय असहाय था। बचे हुए आखिरी 10 आदमी ब्लैकविंड बैंडिट्स से घिरे हुए थे और उनकी ताकत इतनी नहीं थी कि वे इस स्थिति से बाहर निकल सकें। अपने बगल में खड़े सभी अंगरक्षकों को गिरता देख उस आदमी के चेहरे पर अंततः थोड़ी सी निराशा दिखाई देने लगी। ये बूढ़ा आदमी अपनी जान दे देगा अगर इसका मतलब है कि तुम इतनी आसानी से अपना पुरस्कार नहीं ले पाओगे। वह आदमी चिल्लाया और उसके अंदर की पवित्र शक्ति बाहर निकल आई। सभी बचाव को त्याग कर उसने एक साथ 3 लोगों के खिलाफ लड़ाई शुरू कर दी। जल्दी करो, वह अपने पृथ्वी स्तरीय युद्ध कौशल का उपयोग करने वाला है। डाकू सरदार चिल्लाया। जब डाकू सरदार बोल रहा था तब अधेड़ उम्र का आदमी अपनी विशाल तलवार उस आदमी पर चलाने के लिए मुड़ा था। पहले उस आदमी से लड़ने वाले 2 अन्य महान संत गुरुओं को नेता से लड़ने का स्पष्ट अनुभव था। उन्होंने एक दूसरे की हरकतों से मेल खाते हुए उस आदमी को उसकी एकाग्रता से दूर करने की कोशिश की। टकराना। जोरदार धमाके के बाद सभी के पैरों के नीचे एक गड्ढा बन गया जिससे चारों लड़ाके नीचे गिर गए। उनमें से हर एक का चेहरा पीला पड़ गया और उसने मुंह से खून थूकना शुरू कर दिया। अधेड़ उम्र के आदमी ने जमीन से रैंककर ऊपर आने की कोशिश की, लेकिन उसके घाव पहले से ही काफी गंभीर थे। पास में खड़े खून से लथपथ अंगरक्षक ने चिंतित नजर से उसे सहारा दिया। कैप्टन, क्या तुम ठीक हो? बाकी 3 डाकुओं को कोई खास नुकसान नहीं हुआ था, इसलिए वे जल्दी से उठ खड़े हुए। उनमें से एक ने दहाड़ते हुए कहा, जल्दी करो और उन्हें मार डालो, लेकिन गाड़ी को नुकसान मत पहुंचाओ। हाँ, प्रत्येक डाकू सहमति में चिल्लाया और अपने पवित्र हथियारों के साथ हमला करने के लिए तैयार होकर शेष अंगरक्षकों पर झपटा। पच 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 पच। जैसे ही कई डाकुओं ने हमला करने के लिए अपने हाथ नीचे किए, कुछ अजीब हुआ। हर एक डाकू का सिर हवा में उड़ गया और फिर उनके सिरहीन शरीर से खून की धारें हवा में 1 मीटर ऊपर उठने लगीं। इस अचानक हुई घटना से सभी लोग हैरान हो गए। उनमें से किसी को भी नहीं पता था कि आखिर हुआ क्या था और इसलिए वे इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दे पाए। डाकुओं के सिर हवा में उड़ते रहे क्योंकि हर डाकू का सिर कट गया। जैसे ही कद्दू के आकार के सिर हवा में भर गए, कई डाकू 2 छोटी सांसों के अंतराल में जमीन पर मृत पड़े रहे। इस विचित्र घटना के कारण शेष 10 अंगरक्षकों की आंखें खुली की खुली रह गईं और वे ये देखकर पूरी तरह अविश्वास में रह गए कि उनके सामने क्या हो रहा था। क्या हो रहा है? कौन कौन उन्हें मार रहा है? डाकुओं का सरदार डर के मारे चिल्लाया जब उसने अपने साथियों के सिरहीन शवों को जमीन पर खून की बारिश करते देखा। बोलते समय उसकी आवाज कांप रही थी और वे 100 आदमियों के साथ निकले थे, उनमें से सिर्फ 3 ही बचे थे।
अचानक उसका शरीर भी स्तब्ध हो गया, क्योंकि उसने एक काले वस्त्र पहने व्यक्ति की भयावह छवि को बगल से अपनी ओर उड़ते हुए देखा। वो एक दुबला पतला युवक था जो काले रंग का लबादा पहने हुए था। उसके बाल बहुत छोटे थे और उसका रूप रंग काफी औसत था। अगर उसे लोगों के एक बड़े समूह में रखा जाए तो वह अपनी जगह से बाहर नहीं दिखेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि वह 30 साल से 1 साल बड़ा नहीं लग रहा था। डाकुओं के नेता ने भयभीत होकर आने वाले युवक को देखा और फिर हकलाते हुए बोला, मैं क्या वो तुम हो जो मेरे आदमियों को मार रहे हो? शेष 3 डाकुओं और फिर 10 अंगरक्षकों तथा गंभीर रूप से घायल अधेड़ व्यक्ति को घूरते हुए युवक ने अपने स्पेस रिंग से रेडियंट सेंट फोर्स से भरी एक गोली निकाली और उसे खाने के लिए अधेड़ व्यक्ति पर फेंक दिया। अपने मुंह में डाली गई गोली को निगलते हुए उस आदमी के चेहरे पर निखार आने लगा, क्योंकि उसे गोली का असर महसूस हुआ। यह एक रेडियंट स्पिरिट पिल है। अपने आश्चर्य में मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने तुरंत जियान चेन के प्रति कृतज्ञता में अपने हाथों को ऊपर उठाया। यह मेरे स्वामी को धन्यवाद देता है। हमारा लैनमिंग कबीला निश्चित रूप से आपको धन्यवाद देगा। इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं यहाँ सिर्फ घूमने आया था, इससे ज्यादा कुछ नहीं। काले लबादे वाला युवक जो कि जियान चेन था बोला। बचे हुए तीनों डाकू हैरान होकर जियान चेन को देखने लगे। इस काले लबादे वाले युवक ने कुछ ही पलों में इतने सारे लोगों को मार डाला था। इस तरह की ताकत ने उन्हें पूरी तरह से भ्रमित और भयभीत कर दिया था। इतनी ताकत तो डांग परिवार के पास भी नहीं होगी। अरे भागो, वह एक ईयर अर्थ सेंट मास्टर है। डाकुओं में से एक डर के मारे हकलाने लगा, क्योंकि उसके चेहरे का रंग उड़ गया था। यहाँ तक कि उसकी बोली भी पूरी तरह से समझ से परे थी, क्योंकि वह भागने की कोशिश कर रहा था। अन्य 2 लोग अर्थ सेंट मास्टर के उल्लेख से डर गए थे और उन्होंने भी पैदल भागने की कोशिश की थी। अगर तुम मरना नहीं चाहते तो स्थिर खड़े रहो, एक जोरदार आदेश सुनाई दिया, जिससे तीनों डाकू अत्यधिक शक्ति के कारण लगभग जमीन पर गिर पड़े, लेकिन वे अगला कदम उठाने के डर से स्थिर खड़े रहे। हे महान तलवारबाज, कृपया हमें माफ कर दो। हमें एक परिवार है जिसकी देखभाल करनी है और उसे खिलाना है। वे हम पर निर्भर हैं कि हम उनकी देखभाल करें, लेकिन अगर हम मर गए तो उनके पास जीने का कोई रास्ता नहीं होगा। डाकुओं में से एक ने नाक से बलगम टपकाते हुए चिल्लाया। एक अर्थ सेंट मास्टर विशेषज्ञ के सामने तीनों में से एक को भी विश्वास नहीं था कि वे उससे बच सकते हैं। तुम तीनों यहाँ आओ। जियान चेन की आंखें ठंडी हो गई जब उसने डाकुओं को आदेश दिया। तीनों डाकुओं ने एक दूसरे की ओर हताश दृष्टि से देखा और फिर आशंकित होकर जियान चेन के पास पहुंचे तथा उसके सामने झुक गए। तीनों पुरुषों को देखते हुए जियान चेन अपने पीछे खड़े दूसरे मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति की ओर मुड़ा। इन 3 पुरुषों का आप ख्याल रख सकते हैं। मैं युवा स्वामी को धन्यवाद देता हूँ। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने अन्य तीनों को आदेश देने से पहले कृतज्ञतापूर्वक कहा, इन तीनों को बांधने के लिए कोई रस्सी ढूंढो, हम इन्हें अपने कुलपिता के पास पहुंचा देंगे। ऐसा करने पर तीनों डाकू और भी अधिक पीले पड़ गए, लेकिन पृथ्वी संत मास्टर की उन पर नजर होने के कारण उनमें अचानक कोई हरकत करने की हिम्मत नहीं हुई। जल्द ही तीनों डाकू घास के गट्ठरों की तरह बंध गए। गार्जियन, अब क्या हो रहा है? अचानक गाड़ी के अंदर से एक महिला की धीमी आवाज सुनाई दी। अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने तुरंत जवाब दिया, मेरी महिला, अब रिपोर्ट करने के लिए कुछ भी नहीं है। एक मजबूत युवा राजा हमें बचाने में सक्षम था। मेरी महिला, अगर आप कृपया हमारे उपकारकर्ता का अभिवादन करने के लिए बाहर आ सकती हैं। एक क्षण के लिए गाड़ी में सन्नाटा छा गया, फिर दरवाजे खुले और लाल वस्त्र पहने एक लड़की बाहर निकली। यह एक खूबसूरत युवा लड़की थी जिसकी खूबसूरती लगभग बेमिसाल थी। उसकी त्वचा एकदम सफ़ेद जैड की तरह थी और उसकी आंखें ऐसी लग रही थीं मानो वे किसी भी आत्मा को मोहित कर सकती हों जो उन्हें देखती हो। दिखने में वह लगभग 22 साल की लग रही थी और एक विद्वान जैसी लग रही थी। वह हुआंग लुवान की शक्ल से बहुत अलग नहीं थी, लेकिन दोनों के बीच मुख्य अंतर यह था कि यह लड़की स्वभाव से दयालु थी, जबकि हुआंग लुवान चालाक और जिद्दी व्यक्तित्व का था। उसके साथ पहले हुई भयावह घटना के कारण उसका चेहरा अभी भी काफी पीला था, क्योंकि उसके चेहरे तक पर्याप्त रक्त नहीं पहुंच रहा था। उसकी आंखों में अभी भी डर की झलक थी, लेकिन जैसे ही उसने चारों ओर खून से लथपथ परिदृश्य को देखा, उसका पूरा शरीर कांपने लगा और पहले से भी ज्यादा पीला पड़ गया, जिससे सभी चिंतित हो गए। ये पहली बार था जब उसने इतना खूनी नरसंहार देखा था। खुद को शांत करने की कोशिश करते हुए उसकी नज़र काले कपड़े पहने जियान चेन पर पड़ी। तुरंत झुकते हुए उसने विनम्रता से कहा, हम अपने हीरो को उनकी सहायता के लिए धन्यवाद देते हैं। हम हीरो के हमेशा आभारी रहेंगे। जियान चेन ने बेपरवाही से अपना हाथ हिलाया। कोई परेशानी नहीं थी, क्योंकि मैं उसी रास्ते से गुजर रहा था। मुझे डाकुओं से भी नफरत होने लगी है। चूंकि अब तुम्हारा समूह सुरक्षित है, इसलिए मैं जा रहा हूँ। अलविदा। ये कहते हुए जियान चेन जाने के लिए मुड़ा। हालांकि उसने देखा कि युवती काफी खूबसूरत थी, लेकिन जियान चेन एक कामुक व्यक्ति नहीं था। उसके जैसी सुंदर दिखने वाली महिला के लिए जियान चेन को परेशानी के अलावा कुछ नहीं दिख रहा था। किसी ने नहीं सोचा था कि जियान चेन अपनी बातों में इतना बेबाक होगा और जब उसने कहा तो चला जाएगा।
अधेड़ उम्र का आदमी जल्दी से उसके पास आया और उसका रास्ता रोककर उससे विनती करने लगा, साथ ही नायक, कृपया हम पहरेदारों के घावों को देखें, आगे बढ़ना कोई समस्या नहीं होगी, लेकिन लड़ना हमारी समझ से बाहर है। कृपया दया करें और हमें थैसिया शहर तक पहुंचाएं, अन्यथा अगर हम सड़क पर दुष्ट इरादों वाले किसी व्यक्ति से मिले तो हम अपना बचाव नहीं कर पाएंगे। जियान चेन को इस तरह के अनुरोध को स्वीकार करने में कुछ हिचकिचाहट हुई, लेकिन अंत में वह सहमत हो गया क्योंकि थासिया शहर भी वही स्थान था जहां वह जा रहा था। अध्याय 353। थासिया शहर का लानमिंग कबीला। जब जियान चेन ने शहर तक उनकी रक्षा करने के लिए सहमति व्यक्त की तो अंगरक्षक बहुत खुश हुए। एक पृथ्वी संत मास्टर के उनके रैंक में शामिल होने से उनकी यात्रा निस्संदेह ब्लैकविंड बैंडिट्स जैसे दुर्भावनापूर्ण इरादे वाले किसी भी व्यक्ति की चिंता या भय के बिना सुरक्षित होगी। जियान चेन को गाड़ी में बैठने के लिए विनम्रतापूर्वक आमंत्रित किया गया था, और जो जियान चेन को पैदल यात्रा करने के लिए कहेंगे उन्हें मौत की सजा दी जाएगी। उनके पास जितने भी घोड़े थे वे या तो मारे गए थे या भाग गए थे। गाड़ी को खींचने वाले 3 श्रेणी 2 जादुई जानवरों के अलावा बैठने के लिए कोई और घोड़ा नहीं था। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति के आतिथ्य और सद्भावना को अस्वीकार करने में असमर्थ जियान चेन ने गाड़ी के उस हिस्से में बैठना चुना जहां चालक आमतौर पर जानवरों को निर्देश देने के लिए बैठता था। छोटे भाई, बाहर हवा बहुत तेज है, तुम्हें अंदर चले जाना चाहिए। वह आदमी जियान चेन की ओर विनम्रता से मुस्कुराया। एक अर्थ सेंट मास्टर को थैसिया सिटी के भीतर एक शीर्ष स्तरीय विशेषज्ञ माना जाएगा, और लैनमिंग कबीले को 2 शीर्ष कबीलों में से एक माना जा सकता है क्योंकि उनके कुलपति भी एक अर्थ सेंट मास्टर थे। यदि वे अपने कुलपति को खो देते हैं तो थैसिया सिटी के भीतर उनकी स्थिति अपरिवर्तनीय रूप से बदल जाएगी। सबसे अच्छे से कबीले को एक उच्च गुणवत्ता वाला कबीला माना जाएगा। थैसिया सिटी में पहले से ही इस प्रकार के कुछ दर्जन कबीले थे, इसलिए ये देखा जा सकता था कि एक अर्थ सेंट मास्टर एक उच्च और शक्तिशाली पद था। ये ठीक है, मुझे यहाँ बैठकर आनंद आता है, जियान चेन बोला। अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने और कुछ कहने की जहमत नहीं उठाई, क्योंकि अगर वह उसे कहीं और बैठने के लिए मनाने की कोशिश करेगा तो इससे फायदा की बजाय नुकसान ही होगा। इस समय पीछे से एक नाजुक खुशबू आ रही थी। जैसे ही गाड़ी के दरवाजे खुले, लाल लबादा पहने लड़की बाहर निकल रही थी। ड्राइवर की सीट पर जियान चेन के बगल में बैठी, उसकी खूबसूरत आंखें जियान चेन को घूर रही थीं और वह धीरे से बोली, हमारे जीवन को बचाने के लिए हमारे उपकारकर्ता को बहुत बहुत धन्यवाद। इस लड़की का नाम लैनइंग है, अगर मैं अपने स्वामी का नाम पूछूं। जियान चेन ने अपने बगल में खड़ी सुंदरी पर एक नज़र डाली और फिर पीछे मुड़कर सामने देखा। तुम मेरी बहुत ज़्यादा तारीफ कर रही हो। मेरा नाम यांग यूतियन है। तो ये भगवान यांग है। भगवान यांग कहाँ जा रहे होंगे, और भगवान यांग कहाँ से हो सकते हैं? लैनियन की आंखें अपनी चमकीली आंखों से जियान चेन को घूर रही थीं, लेकिन जब उसने जियान चेन की भौहों में हल्का सा झुर्रियां देखी तो वह जल्दी से बोली, ये लड़की बस उत्सुक थी। अगर भगवान यांग जवाब नहीं देना चाहते हैं तो कृपया इस लड़की को असभ्य होने के लिए माफ़ कर दें। हंसते हुए जियान चेन ने कहा, युवती बहुत गंभीर है। मैं पूरे महाद्वीप की यात्रा करने और अपने ज्ञान और अनुभव को बढ़ाने के लिए एक दूर देश से आया हूँ। जब मैं यात्रा करता हूँ तो आकाश मेरी छत है और धरती मेरा बिस्तर है। तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि भगवान यांग इस तरह की लंबी साधना प्रक्रिया के साथ इतने मजबूत हैं। गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ती रही, जबकि बाकी 10 अंगरक्षक गाड़ी के किनारे किनारे चल रहे थे। रास्ते में उन्हें कई साधारण भाड़े के सैनिकों के समूह मिले जो घोड़ों पर सवार थे। उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने तब कुछ घोड़े खरीदने के लिए बहुत सारा पैसा खर्च किया था ताकि 10 अंगरक्षक एक घोड़े पर सवार होकर जा सकें। एड्स बाय पब फ्यूचर 4 घंटे बाद खून से लथपथ 10 अंगरक्षक और गाड़ी आखिरकार शहर में दाखिल हो गई। सड़क पर हर कोई अपनी पहचान पहचानने लगा था और आपस में बातें करने लगा था। क्या ये लैनमिंग कबीला नहीं है? उन्हें इतनी सारी चोटें लगने के पीछे क्या एक शक्तिशाली गुट ने उनका दुश्मन बनने का फैसला किया है? लानमिंग कबीला थैसिया शहर के शीर्ष 2 कबीलों में से एक है। मैंने सुना है कि उनके कुलपति भी एक पृथ्वी संत मास्टर हैं। कौन संभवतः लानमिंग कबीले और हुओ नियाओ कबीले को भड़काने की कोशिश कर सकता है? काले वस्त्र पहने जियान चेन गाड़ी की चालक सीट पर बैठा रहा, जबकि पास में खड़े अंगरक्षक उसे रास्ता दिखा रहे थे, जबकि लायन गाड़ी के अंदर ही रही। अचानक जादुई जानवरों के सवारों का एक बड़ा समूह गाड़ी की ओर दौड़ा, जिससे पागलों की तरह तेज आवाजें आने लगीं। उनके आगे एक बुजुर्ग व्यक्ति दौड़ रहा था, जो क्लास 4 जादुई जानवर स्टॉर्म वुल्फ पर सवार था। जैसे ही अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने बुजुर्ग को देखा, उसके चेहरे पर तुरंत मुस्कान आ गई और वह चिल्लाया, ये तो कुलपति हैं। कुलपति यहाँ हैं। लानमिंग कबीले के मुखिया तेजी से पूरे समूह के पास पहुंचे, जिससे अंगरक्षकों के पूरे समूह ने सलामी दी। हम मुखिया का अभिवादन करते हैं। उनकी ओर देखे बिना ही वह चिंतित भाव से अपने वाहन से उतर गया और चिंतित होकर जोर से चिल्लाया, यिंग यिंग, क्या तुम ठीक हो यिंग? गाड़ी के दरवाजे खुले और लाल लबादा पहने लैनियन बाहर निकली। जब उसने बुजुर्ग को देखा तो वह तुरंत रोते हुए चिल्लाने लगी, दादाजी,
ये देखकर कि लैनिंग को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है, बुजुर्ग का चेहरा तुरंत ढीला पड़ गया और वह लैनिंग को गले लगाने के लिए कूद पड़ा। तो फिर सब ठीक है। अब सब कुछ ठीक है, यंग र। ये तुम्हारे दादाजी की गलती थी, मैंने एक अच्छा अंगरक्षक नहीं रखा और इसलिए मेरी बेटी को ये सब सहना पड़ा। ये बुजुर्ग लैनमिंग कबीले का मुखिया था और अपनी पोती से बहुत प्यार करता था। वह कबीले की मोती थी और वह हमेशा उसकी रक्षा करता था। जब उसने सुना कि लैनमिंग कबीले के कई खूनी अंगरक्षक शहर के द्वार पर दिखाई दिए हैं, तो उसने तुरंत अनुमान लगाया कि लैनिंग की रक्षा करने वाले अंगरक्षकों पर घात लगाकर हमला किया गया है। अपनी पोती की जान के डर से वह तुरंत गेट की ओर भागा जैसे कि वह आग में जल रहा हो। अपनी पोती को सांत्वना देते हुए उसने अपनी ठंडी आंखें उस अधेड़ उम्र के आदमी की ओर घुमाई जो उसकी सुरक्षा के लिए जिम्मेदार था। गार्ड यून, आखिर सड़क पर क्या हुआ? कौन हमारे लैनमिंग कबीले के साथ रास्ता पार करने की हिम्मत करेगा? कुलपति, हमने ब्लैकविंड बैंडिट्स का सामना किया था, जो हमारी ताकत से कहीं ज्यादा थे। अगर लॉर्ड यांग हमारे ज़रूरत के समय में हमारे पास से नहीं गुजरते, तो मुझे डर है कि हम आपको रिपोर्ट करने के लिए वापस नहीं आ पाते, गार्ड यून ने अफसोस के साथ कहा। ये सुनकर लैनमिंग कबीले के मुखिया ने गाड़ी पर पैर मोड़कर बैठे जियान चेन की तरफ देखा, मानो जल्दी से उसका नाप लेना चाह रहे हों। फिर उसने अपने हाथ जोड़कर कहा, मैं छोटे भाई को उसकी सहायता के लिए धन्यवाद देता हूँ। मेरा लैनमिंग कबीला तुम्हें जरूर पुरस्कृत करेगा। जियान चेन हंसा, लेकिन विनम्रता से जवाब दिया, कुलपति बहुत दयालु हैं, लेकिन आपका धन्यवाद अनावश्यक होगा, ये केवल संयोग से वहां था। छोटे भाई ने मेरे लैनियन की जान बचाई है, यह ऐसी बात है जिसे मेरा लैनमिंग कबीला कभी नहीं भूलेगा। अगर आप हमारे लैनमिंग कबीले में आकर हमारे मेहमान बन सकें, तो आपका स्वागत करना मेरे लिए सबसे बड़ा सम्मान होगा, कुलपति ने गंभीरता से कहा। एड्स बाय पब फ्यूचर एक पल के लिए जियान चेन हिचकिचाया, लेकिन अंत में उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, फिर मैं आपको रहने के लिए जगह के लिए परेशान करूंगा। परेशानी? कोई परेशानी नहीं है, मुखिया ने हंसते हुए हाथ हिलाया। उस समय गार्ड यून ने 3 कसकर बंधे हुए डाकुओं की ओर इशारा किया और कुलपति से कहा, कुलपति, ये तीनों ब्लैकविंड डाकुओं के सरगना थे। लॉर्ड यांग ने ही उन्हें पकड़ा था और अब वे आपके फैसले का इंतजार कर रहे हैं। तीनों डाकुओं ने अपने मुंह बांध रखे थे, जिससे वे कुलपति के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने के लिए धीमी आवाज में ही बोल सके। कुलपति की आंखें ठंडी हो गईं जब उन्होंने आदेश दिया, पहले उन्हें वापस ले जाओ। थैसिया शहर के उत्तर पूर्वी हिस्से की यात्रा करते हुए समूह जल्द ही एक बड़े और विशाल घर में पहुंच गया जो असाधारण रूप से सुंदर था। यहाँ तक कि सजावट ने भी इसकी सुंदरता में इजाफा किया, क्योंकि कुलपति जियान चेन को रिसेप्शन हॉल में ले गए जहां उन्होंने बातचीत शुरू की, जबकि कुलपति ने चालाकी से यह पता लगाने की कोशिश की कि उनकी पहचान क्या है। जियान चेन ने शांतिपूर्वक कुलपति के प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दिया, लेकिन जब स्वयं के बारे में उत्तर की बात आई तो उसने स्वाभाविक रूप से वही उत्तर दिया जो उसने लैनियन को बताया था। जियान चेन ने अपनी आभा को भी छुपा रखा था ताकि कुलपति जियान चेन की असली ताकत का पता न लगा सके। हालांकि गार्डियो ने गारंटी दी थी कि जियान चेन एक पृथ्वी संत मास्टर था, इसलिए कुलपति बिना किसी अहंकार के बेहद विनम्र थे। फिर जियान चेन ने विषय बदलते हुए पूछा, कुलपति, क्या आपने स्पेस गेट नामक किसी चीज के बारे में सुना होगा? अंतरिक्ष द्वार, यह क्या है? कुलपति भ्रमित थे, स्पष्ट रूप से समझ नहीं पा रहे थे कि यह क्या है। जियान चेन के चेहरे पर निराशा का भाव देखा जा सकता था। लैनमिंग कबीले में आने का उसका उद्देश्य ये पता लगाना था कि क्या आसपास कोई स्पेस गेट है। चूंकि यह स्थान गैसुन साम्राज्य से बहुत दूर था, इसलिए वह यात्रा को छोटा करने के लिए स्पेस गेट से यात्रा करना चाहता था। अन्यथा भले ही वो इल्यूजनरी फ्लैश का उपयोग करता, यात्रा बहुत लंबी होती और संत बल की खपत असहनीय रूप से अधिक होती। जब वह ब्लू विंड किंगडम छोड़ रहा था, तब गेसुन किंगडम और उसके पड़ोसियों के बीच संबंध पहले से ही बहुत तनावपूर्ण थे। 2 साल बीत चुके थे और उसे नहीं पता था कि वर्तमान स्थिति क्या थी या युद्ध पहले ही छिड़ चुका था। दुर्भाग्य से वह जिस स्थान पर था, वह गेसुन किंगडम की खबर सुनने के लिए बहुत दूर था। आखिरकार गेसुन किंगडम काफी छोटा था और तियान युआन महाद्वीप के भीतर राज्यों की संख्या सैकड़ों से अधिक थी। यहाँ तक कि अगर एक भी खत्म हो जाए, तो बाकी महाद्वीप अभी भी चलता रहेगा। उस रात जियान चेन और लैनमिंग कबीले के बाकी उच्च पदस्थ सदस्यों ने बढ़िया व्यंजनों का लुत्फ उठाया। अभी लैनमिंग कबीला अपने नए मेहमान से उत्साहपूर्वक बात कर रहा था, जबकि उसी समय एक बंद जगह में उच्च पदस्थ सदस्यों का एक और समूह गुप्त रूप से बात कर रहा था। पिताजी, मुझे ये तरीका उचित नहीं लगता। हम इस यांग यूतियन की पहचान के बारे में कुछ नहीं जानते और उसे बहुत कम समय से जानते हैं, इसलिए हमें उसके व्यक्तित्व के बारे में भी कोई जानकारी नहीं है। हम इतनी आसानी से यंग र की सगाई उससे कैसे कर सकते हैं? हम इस बारे में लापरवाह नहीं हो सकते, एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने कहा। ये लैनियन के पिता थे। कुलपति, वह व्यक्ति एक पृथ्वी संत गुरु है। हालांकि उसकी शक्ल सूरत औसत दर्जे की है, लेकिन अगर वह 30 साल की उम्र तक पृथ्वी संत गुरु के दायरे में पहुंच गया, तो इसका मतलब है कि उसकी क्षमता असीमित है।
ये संभव है कि वह जल्द ही स्वर्ग संत गुरु बनने की दिशा में आगे बढ़ जाए। अगर हमें स्वर्ग संत गुरु का समर्थन मिलता है तो हमारा कबीला निस्संदेह मजबूत हो जाएगा। अध्याय 354, कक्षा 6, जादुई जानवर। लेंगेन तुम्हारा सोचने का तरीका बहुत सरल है। हम इस यांग यूतियन को बिल्कुल नहीं समझते। अगर उसकी पृष्ठभूमि मजबूत है तो यह निश्चित रूप से हमारे लैनमिंग कबीले के लिए अच्छा होगा। लेकिन तुमने इस बारे में गहराई से नहीं सोचा। अगर इस यांग यूतियन ने एक भयानक दुश्मन को नाराज किया है तो हमारे लैनमिन को इस स्थिति में घसीटा जाएगा। हालांकि हमारा लैनमिन कबीला थासिया शहर के संबंध में बहुत उच्च स्थान पर है, लेकिन तियान युआन महाद्वीप की तुलना में यह अभी भी एक छोटा क्षेत्र है जहां हम एक कीड़े से ज्यादा कुछ नहीं है जिस पर मुहर लगाई जा सके। हम किसी भी मुसीबत में फंसना बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए मैं इसके लिए लैनियन की खुशी पर दांव लगाना स्वीकार नहीं करता। तुम्हारी बातें सही हैं। इस यांग यूतियन की पहचान अभी भी स्पष्ट नहीं है। अभी हम यह अनुमान लगाने में असमर्थ हैं कि यह सगाई सौभाग्य लाएगी या विनाश। ये बहुत जोखिम भरा है। इस स्थिति के बारे में इतनी निराशावादी सोच न रखें। जैसा कि कहावत है, खजाना खोजने के लिए आपको मुसीबत के मुंह से इसे पकड़ना होगा। आप बिना गुफा में प्रवेश किए बाघ के बच्चे को कैसे पकड़ सकते हैं? अगर हम ये जोखिम नहीं उठाते हैं तो हमारा लैनमिंग कबीला हमेशा के लिए इस छोटे से थेसिया शहर में छिप जाएगा। ये हमारे कबीले के लिए एक अवसर है। इस तरह की ताकत वाले युवा व्यक्ति महाद्वीप पर देखने को दुर्लभ हैं, लेकिन उनमें से प्रत्येक अद्वितीय प्रतिभाशाली है जिसका भविष्य किसी और जैसा नहीं है। ये लैनमिंग कबीले के लिए आगे बढ़ने का मौका है। कई लोग एक घेरे में खड़े होकर लायन की शादी जियान चेन से करवाने के बारे में बहस कर रहे थे। कुछ लोग इस विचार के पक्ष में थे, कुछ इसके खिलाफ थे, लेकिन उनमें से हर एक के पास अपने कारणों के लिए एक तार्किक स्पष्टीकरण था। इसलिए पूरे दिन के बाद भी वे किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाए थे। बस बहुत हो गया। कृपया सब लोग शांत हो जाएं। हम इस मामले में कहीं नहीं पहुंच पा रहे हैं। हम कुलपति की बात क्यों नहीं सुनते? एक आदमी बोला। तुरंत ही सभी की नज़रें लैनमिंग कबीले के मुखिया की ओर मुड़ गईं। कुलपति ने एक क्षण के लिए भावशून्य चेहरे से सभी को देखा और फिर बोले, आप में से हर एक को एक क्षण के लिए इस बारे में सोचना चाहिए। क्या आपको वाकई लगता है कि एक पृथ्वी संत गुरु को फंसाना इतना आसान होगा? ये युवक एक मजबूत व्यक्ति है और गर्व से भरा हुआ है। हालांकि वह निस्संदेह एक निम्न श्रेणी का व्यक्ति नहीं है, लेकिन वह ऐसा व्यक्ति भी नहीं है जिसे हमारा छोटा लैनमिंग कबीला पकड़ सके। हमें ये भी नहीं पता कि वह हमारे थेसिया शहर में कितने समय तक रहेगा, लेकिन इतना ही काफ़ी है। हम इस बारे में और बात नहीं करेंगे। मैं इस मामले को अपने हाथों में ले लूंगा। अगर आपके पास अभी भी सोचने के लिए पर्याप्त समय है तो सोचें कि हम ब्लैकविंड डाकुओं के खिलाफ क्या कार्रवाई करेंगे। हमारे कीमती मोती के खिलाफ कदम उठाने की हिम्मत करना। अगर हम इन डाकुओं के खिलाफ कार्रवाई नहीं करते हैं तो मुझे थेसिया शहर में रहना शर्म की बात होगी। हाँ कुलपिता, सभी ने एक साथ बोल दिया। कुलपिता की शक्ति कबीले में बहुत अधिक थी और जब वह बोलता था तो कोई भी सुनने से इनकार करने की हिम्मत नहीं करता था। अगली सुबह जियान चेन ने कबीले के परिसर से बाहर निकलने और शहर में घूमने के लिए सड़कों पर निकलने से पहले लानमिंग कबीले के कुछ सेवकों को ये बात बताए। थेसिया शहर एक द्वितीय श्रेणी का शहर था, इसलिए यहाँ आने जाने वाले लोगों की संख्या काफी अधिक थी। शहर की सड़कें आलीशान कपड़े पहने लोगों से भरी हुई थीं, साथ ही कई अलग अलग तरह के मजबूत दिखने वाले भाड़े के सैनिक भी थे। सड़कों पर जो निशान थे वे उस समय के अवशेष थे जब गाड़ियां उस पर से गुजरी थीं, जो ये दर्शाता था कि शहर किस स्थिति में था। एड्स बाय पब फ्यूचर, रास्ते से हट जाओ, सब लोग रास्ते से हट जाओ। अचानक घोड़ों पर सवार 20 भाड़े के सैनिकों का एक समूह पीछे से उड़कर आया और हवा की तरह भागना जारी रखा, जिससे देखने वाले सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। ये ब्लैक वुल्फ भाड़े के सैनिक ही होंगे। वे कितनी जल्दी में हैं, ये देखकर लगता है कि उनके साथ कुछ हुआ होगा। एक राहगीर ने अपने बगल में बैठे व्यक्ति से कहा, क्या तुम्हें नहीं पता, कल रात एक जानकारी सुनी जा सकती थी। इन अफवाहों के अनुसार हजारों जहर वाली घाटी में 500 किलोमीटर दूर एक क्लास 6 जादुई जानवर देखा गया था। हालांकि यह बुरी तरह से घायल है, लेकिन इसकी लड़ने की शक्ति अभी भी क्लास 5 जादुई जानवर से ज्यादा है। ब्लैक वुल्फ के भाड़े के सैनिकों के इस तरह भागने से मुझे यकीन है कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने इसे मारने की कोशिश की थी। जो कोई भी क्लास 6 जादुई जानवर को मार सकता है वह निश्चित रूप से भरपूर लाभ कमाएगा। दूसरे व्यक्ति ने बात की। मजाक कर रहे हो? कह रहे हो कि छठी श्रेणी का एक जादुई जानवर बुरी तरह घायल है, तो तुम कहाँ उतरोगे? पहला व्यक्ति संदेह से चिल्लाया। भाड़े के सैनिक के चेहरे पर असहाय भाव था। हालांकि यह एक घायल जादुई जानवर है, फिर भी इससे निपटना काफी मुश्किल है। मेरी थोड़ी सी संत गुरु शक्ति के साथ मेरे लिए भागना भी असंभव होगा। मैं इस स्थिति को बर्दाश्त नहीं करूंगा, अन्यथा मैं लंबे समय तक जीवित नहीं रहूंगा। कुछ ही दूर से जियान चेन के कान उन दोनों आदमियों की बातचीत की आवाज सुनकर खड़े हो गए। उनके पास जाकर उसने कहा, साथी भाइयों, क्या आप इस क्लास 6 जादुई जानवर के बारे में जो कह रहे हैं वो सच है?
बेशक ये सच है। मैं कल रात उस जगह से आया था, वहाँ पहले से ही लोगों का एक बड़ा समूह इकट्ठा हो चुका है। व्यवहारिक रूप से हर कोई एक महान संत गुरु है, बस कुछ ही पृथ्वी संत गुरु हैं। क्या आपको लगता है कि यह झूठ है? दूसरे भाड़े के सैनिक ने ऐसे चेहरे से बात की जिससे ऐसा लग रहा था कि यह झूठ नहीं है। उसी समय आगे से एक और तेज चीख सुनाई दी, क्योंकि 30 लोगों का एक समूह घोड़े पर सवार होकर शहर के फाटक के बाहर की ओर भाग रहा था। वे गोल्डन यूनिकॉर्न मर्सिनरीज होंगे। अगर आप सामने देखें तो वे कैप्टन और वाइस कैप्टन हैं। ऐसा लगता है कि वे थाउजेंड पॉइजन वैली की ओर जा रहे हैं। जैसे ही गोल्डन यूनिकॉर्न भाड़े के सैनिक बाहर निकले, पुरुषों का एक और समूह उत्सुकता से उनके पीछे पीछे चला आया। ये थैसिया शहर के सबसे मजबूत कबीलों में से एक है, हुओ नियाओ कबीला, एक अन्य व्यक्ति ने आश्चर्य से चिल्लाकर कहा। यहाँ तक कि कबीले का मुखिया भी वहाँ मौजूद है। वह थैसिया शहर के सबसे ताकतवर 3 लोगों में से एक है। उसके जैसे अर्थ सेंट मास्टर का इतनी जल्दी भाग जाना क्या कुछ बड़ा हो सकता है? एक और व्यक्ति ने कहा। हुओ नियाओ कबीले के जाने के कुछ सेकंड बाद ही घोड़े पर सवार सदस्यों का एक और समूह जल्दी से गेट की ओर उड़ गया। जब जियान चेन ने इन लोगों को देखा तो उसके चेहरे पर एक अजीब सा भाव था। ऐसा इसलिए था क्योंकि आगे चलने वाला व्यक्ति लैनमिंग कबीले का मुखिया था। जिस समय लैनमिंग कबीले के लोग जियान चेन के पास से भागने वाले थे, वो उनका रास्ता रोकने के लिए आगे बढ़ा। जैसे ही लैनमिंग कबीले के लोग गुस्से में चिल्लाने वाले थे, जब उन्होंने देखा कि जियान चेन ने उन्हें रोका था, तो उनके चेहरों पर गुस्से के भाव तुरंत गायब हो गए और उनकी जगह मुस्कुराहट और विनम्र अभिवादन ने ले ली। एड्स बाय पब फ्यूचर। यहाँ तक कि मुखिया के चेहरे पर भी मुस्कान थी। छोटे भाई, तो तुम यहाँ हो? कुलपति, आप कितनी जल्दी में हैं? ये देखते हुए क्या कुछ हुआ है? जियान चेन ने पूछा। कुलपति ने सिर हिलाया। ठीक है, कल रात हमें कुछ खबर मिली कि 500 किलोमीटर दूर हजार जहर घाटी में एक बुरी तरह घायल कक्षा 6 जादुई जानवर दिखाई दिया। हम वास्तव में अब उस क्षेत्र के लिए अपने रास्ते पर हैं। आज सुबह हमने आपको आमंत्रित करने के लिए किसी को भेजा था, लेकिन आपका कोई संकेत नहीं था। बहुत कम समय बचा होने के कारण हम अपने नौकरों को केवल आपके लौटने पर संदेश बताने के लिए कह सकते हैं ताकि आप बाद में हमसे मिल सकें। छोटे भाई, क्या आप हमारे साथ हजार जहर घाटी में आने में रुचि रखते हैं? तो ये कारण था, जियान चेन ने अंततः कुलपति के प्रश्न का उत्तर देने से पहले बुदबुदाया। इसके बाद एक अन्य व्यक्ति ने जियान चेन को अपने घोड़े पर सवारी करने दी। उसके बाद उसने एक अन्य व्यक्ति के साथ घोड़ा साझा किया। बिना कुछ और बोले समूह हजार जहर घाटी की ओर यात्रा करने लगा। पीछे भ्रमित भाड़े के सैनिकों का एक समूह छोड़ गया जो जियान चेन की घटती हुई आकृति को घूर रहे थे। आखिर वह कौन व्यक्ति है जिसके साथ लैनमिंग कबीले का मुखिया भी इतना विनम्र है? अगर मुझे पहले पता होता तो मैं उसके साथ ज्यादा दोस्ताना व्यवहार करने की कोशिश करता। जबकि जियान चेन और लानमिंग कबीले के लोग पागलों की तरह घाटी की ओर यात्रा करते रहे, कुलपति ने जियान चेन को वह सारी जानकारी समझाना जारी रखा जो वह जानते थे। क्लास 3 मैजिकल बीस्ट माउंट के साथ सभी लोग जल्दी से शहर से बाहर निकल गए और जल्दी से सड़कों पर आगे बढ़ गए। 1 घंटे के बाद वे आखिरकार उस जगह पर पहुंच गए जहां वे एक विशाल पर्वत शिखर देख सकते थे जिसकी चोटियां बादलों और कोहरे से छिपी हुई थीं। प्रत्येक पर्वत शिखर लगभग 4000 मीटर ऊंचा था और जहरीले कोहरे की एक हल्की परत चारों ओर घूमती हुई देखी जा सकती थी। घाटी के बाहरी इलाके में 1000 लोगों का समूह पहले से ही एक समतल मैदान पर इकट्ठा था जहां हर जगह तंबू लगे हुए थे। लैनमिंग कबीले के लोग मैदान से कुछ दूर जाकर रुके, इससे पहले कि मुखिया ने जियान चेन को एक बोतल थमा दी। छोटे भाई, यह इस जहर का मारक है। हालांकि जहर बहुत ज्यादा मजबूत नहीं है, लेकिन यह हमारी ताकत को सीमित कर देगा। अगर कोई यहाँ बहुत ज्यादा समय बिताता है तो इसका असर दिखेगा, इसलिए हमें खुद को इससे बचाना चाहिए। अपना सिर हिलाते हुए जियान चेन ने एक गोली ली और फिर उसे सोयाबीन खाने की तरह आसानी से निगल लिया। लैनमिंग कबीले ने अपने समूह के सभी लोगों को गोली निगलने को कहा और फिर घोड़े से उतर गए। 2 सैनिकों को पीछे छोड़कर सभी लोग जहरीली घाटी में प्रवेश करने लगे। बहुत सघन क्षेत्र में चलते हुए यह अंतर करना कठिन हो गया कि वे किस दिशा में चल रहे थे, लेकिन क्योंकि उनके लिए पहले से चल रहे लोगों के पदचिह्नों द्वारा एक रास्ता बना हुआ था, इसलिए उन्हें बस बिना विचलित हुए एक सीधी रेखा में उस रास्ते पर चलना था। वहां सबसे कमजोर सदस्य सभी महान संत मास्टर क्षेत्र के थे, लेकिन उनकी गति अभी भी तेज थी। ज्यादा समय नहीं बीता था कि उनका समूह आखिरकार उस शिखर पर पहुंच गया जहां वे आखिरकार अपने रास्ते में रुक गए। ऐसा इसलिए था क्योंकि वहां पहले से ही कई 100 लोग गंभीर भाव से भरे हुए इकट्ठे हुए थे। जियान चेन फुर्ती से पेड़ की टहनी पर चढ़ गया और आगे की ओर देखने लगा। तभी उसने देखा कि एक सफेद बाघ आलस से अपनी आंखें बंद करके बैठा हुआ है और अपने पीछे की गुफा की रक्षा कर रहा है। बाघ बहुत बड़ा नहीं था, सिर्फ 3 मीटर लंबा और पूरे शरीर पर सफेद फर था, जो थासिया शहर में भाड़े के सैनिक से मिली जानकारी का खंडन करता था। बाघ के ठीक सामने खून का एक विशाल तालाब था जहां सैकड़ों लाशें बेजान मुद्रा में जमीन पर बिखरी हुई थीं।
इन शवों में एक अर्थ सेंट मास्टर भी था। अध्याय पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन अध्याय 355 शक्तिशाली सफेद बाघ। इस दृश्य को देखकर जियान चेन अपनी आंखों पर संदेह करने से खुद को नहीं रोक सका। क्या ये वास्तव में घायल कक्षा 6 का जादुई जानवर था जो वर्तमान में कक्षा 5 के जादुई जानवर जितना शक्तिशाली था? चाहे वह कैसा भी दिखे, यह सही नहीं लग रहा था। अभी वह और बाकी 100 आदमी बाघ को उत्सुकता से घूर रहे थे। सभी को एक ही तरह का संदेह हो रहा था। भले ही 20 पृथ्वी संत मास्टर्स हों, वे भी कक्षा 6 के जादुई जानवर के खिलाफ लड़ने में सक्षम नहीं होंगे। उनके सामने का दृश्य उनके विचारों से बिल्कुल अलग था। बाघ का फर अभी भी शुद्ध सफेद था, उस पर खून का एक भी कण नहीं था, लेकिन उसके चारों ओर सैकड़ों लोगों की लाशें थीं, जिनमें कुछ पृथ्वी संत गुरु भी शामिल थे। इतने सारे लोगों को बिना खून से लथपथ हुए मारना, ऐसा कुछ नहीं था जो एक घायल वर्ग 6 जादुई जानवर कर सकता था। ऐसा लगता है कि जानकारी में कुछ विसंगतियां हैं। हालांकि यह वास्तव में एक क्लास 6 जादुई जानवर है, लेकिन यह बिल्कुल भी गंभीर रूप से घायल नहीं है, जियान चेन ने खुद से कहा। पीछे की गुफा से आधा मीटर लंबा एक बर्फीला सफेद बाघ शावक बाहर निकलता हुआ दिखाई दे रहा था। आकर्षक झबरा सफेद फर वाला ये बाघ ऐसा लग रहा था जैसे अभी कुछ समय पहले ही पैदा हुआ हो, क्योंकि इसकी आंखें भी नहीं खुली थीं। ऐसा लग रहा था कि गुफा से बाहर रेंगने में उसे बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ी होगी, क्योंकि वह अपने कांपते हुए 4 अंगों के साथ चलने की कोशिश कर रहा था। इस बाघ शावक के बारे में एकमात्र अजीब बात यह थी कि इसकी पीठ पर पंखों की एक जोड़ी थी। यह ऐसी चीज थी जो बाघ आधारित जादुई जानवर में नहीं होनी चाहिए, इसलिए यह विशेषता सभी ने तुरंत नोटिस की। देखो, वह कक्षा 6 का जादुई जानवर का बच्चा, हे भगवान, उसके पंख हैं। क्या इसका मतलब यह है कि यह बच्चा बड़ा होने पर उड़ सकता है? एक कक्षा 6 जादुई जानवर शावक दिखाई दिया है। कितना अजीब है। ये जादुई जानवर का बच्चा अभी अभी दुनिया में आया है। अगर हम इसे अभी ले जा सकें और इसका प्रजनन कर सकें, तो यह निस्संदेह एक वफादार घोड़े के रूप में विकसित होगा जिसके पास बहुत ज्यादा ताकत होगी। हाल ही में जन्मा कक्षा 6 का जादुई जानवर, कितना अमूल्य। गुफा से बाहर निकले छोटे शावक को देखकर सभी लोग तुरंत उत्साहित हो गए और उनकी आंखों में उत्साह की ज्वालाएं चमक उठी। शावक को देखते ही उन पर लालच हावी हो गया और उनमें से कुछ ने आने वाले धन के पूर्वाभास में अपने हाथों को रगड़ना शुरू कर दिया, जैसे कि वे पहले से ही शावक को अपने हाथों में देख रहे हों। लोगों की भीड़ से उत्साहित होकर मां बाघिन ने धीरे से अपनी दोनों आंखें खोलीं। एक शक्तिशाली दहाड़ के साथ मानो समूह को धमका रही हो, उसने अपना सिर उठाया और शावक को अपने पंजे से अपने शरीर की ओर खींचा। उसकी आंखों में स्नेह, दुख, दर्द और शोक जैसे असंख्य भाव थे, लेकिन ये सब किसी ने नहीं देखा था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन सिवाय जियान चेन के जो पेड़ की टहनी के ऊपर बैठा था, उसने इसे देखा। उस पल में उसने स्पष्ट रूप से उस भयावहता को देखा था जो प्रकृति में अशुभ थी। हालांकि इसने कमजोरी के पल को बिल्कुल भी नहीं छिपाया, जिससे जियान चेन को यह समझने में मदद मिली कि बाघ कितनी निराशा में था। शावक अपनी मां की पकड़ से भागने की कोशिश कर रहा था और अपना सिर मां के फर से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था। लेकिन अंत में शावक मां के दुलार में ही रहा और उसने हल्की सी रोने की आवाज निकाली। मां की आंखों में एक ममता भरी नजर थी और वह अपने बच्चे को प्यार से देख रही थी, जैसे कोई मां बिना किसी द्वेष के देखती है। मां की दयालु आंखों के पीछे दर्द की एक झलक थी जो पहले से ही बाघ को कुछ आंसू पोंछने के लिए मजबूर कर रही थी। बाघ मां के पीछे खड़े सभी लोग केवल अविश्वास के साथ बाघों की जोड़ी को देख रहे थे। उनमें से कोई भी विश्वास नहीं कर पा रहा था कि वे क्या देख रहे हैं, क्योंकि यह बाघ जो भावनाएं प्रदर्शित कर रहा था, वे इतनी तीव्र थी कि उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वे किसी जादुई जानवर से आए हैं। अचानक 100 आदमियों का एक समूह दौड़ता हुआ आया और एक लाइन बना ली ताकि कोई भी आगे न जा सके। फिर उनमें से एक बोला, रास्ते से हट जाओ, सब लोग रास्ते से हट जाओ, मोयुन कबीला आ गया है, हमारे लिए रास्ता बनाओ। जैसे ही सभी ने मोयुन नाम सुना, वे तुरंत चौंक गए और कबीले के लिए रास्ता बनाने के लिए तेजी से आगे बढ़े। मोयुन कबीले के पुरुषों के समूह ने काले कपड़े पहने हुए थे और बिना किसी बाधा के आगे की ओर उड़ चले। बड़े भाई, देखो, ये कक्षा 6 के जादुई जानवर का बच्चा है। हे भगवान, इसके तो पंख भी हैं। मोयुन कबीले के एक सदस्य ने इसे देखकर विस्मय में कहा। ये जानकारी सुनकर उसके बगल में बैठे दूसरे अधेड़ व्यक्ति के चेहरे पर एक सुखद मुस्कान आ गई। जैसे ही उसने देखा कि बाघ ने जमीन पर ढेर सारी लाशें बिखेर दी हैं, वह एक बार फिर गंभीर हो गया। सावधान रहो, ये क्लास 6 जादुई जानवर बिल्कुल भी घायल नहीं है। भले ही यह जन्म देने के बाद उतना मजबूत ना हो, फिर भी हम इसे हराने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं हैं। बड़े भाई, ये कक्षा 6 के जादुई जानवर का बच्चा है। अभी कोई भी इसे हमसे चुराने में सक्षम नहीं है, लेकिन समय के साथ अधिक से अधिक लोग आएंगे, जिससे हमारे लिए इसे अपने लिए प्राप्त करना कम संभव हो जाएगा। यह सही है एल्डर भाई, अगर हम जल्दी करेंगे तो हमें कोई विरोध नहीं होगा। ये हमारा मौका है। अगर हम इंतजार करेंगे तो उस शावक को पाना असंभव हो जाएगा।
एल्डर बाई, हमारे पास 1 दर्जन पृथ्वी संत मास्टर्स और 70 महान संत मास्टर्स हैं। यह इस वर्ग 6 जादुई जानवर के खिलाफ एक अच्छा मौका प्रदान करने और शावक को पाने के लिए पर्याप्त से अधिक है। कुछ लोगों ने एल्डर बाई से धीमी आवाज में बात की, मानो उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे हों। इस पर बड़े बाई ने एक पल के लिए स्थिति पर विचार किया और अंत में कहा, बड़े काई, अपने पृथ्वी संत मास्टर्स को कक्षा 6 जादुई जानवर से लड़ने के लिए ले लो। मैं जाकर शावक को वापस लाऊंगा, फिर अगर हम इसे प्राप्त करते हैं तो हम तुरंत पीछे हट जाएंगे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। हाँ बड़े बाई, कुछ पृथ्वी संत मास्टर्स ने उत्साह में अपने सिर हिलाए। अगर वे कक्षा 6 के जादुई जानवर शावक को वापस ले सकते हैं तो यह उनके कबीले के लिए एक जबरदस्त वरदान होगा। उनके जवाब के बाद उन्होंने मोहन कबीले द्वारा पृथ्वी संत मास्टर्स में से प्रत्येक को अपने संत हथियार निकालने से पहले अपनी योजनाओं के बारे में एक पल के लिए बात की। एक बैरिकेड बनाते हुए वे कक्षा 6 जादुई जानवर की ओर भागे। एल्डर बाई जहां थे वहीं एकाग्रता के भाव के साथ खड़े थे, क्योंकि वह अविश्वसनीय गति से शावक की ओर उड़ने से पहले बाघ का ध्यान आकर्षित करने वाले पहले समूह की प्रतीक्षा कर रहे थे। जैसे ही मोयुन कबीले ने अपनी चाल चली, सत्ता के अन्य गुट भी शावक को पाने की होड़ में शामिल हो गए। अपने आसपास के सभी लोगों के इरादों को भांपते हुए बड़े बाई ने ठंडे स्वर में कहा, अगर कोई हमारे मोयुन कबीले के लिए इसे बर्बाद करने की कोशिश करने की हिम्मत करता है तो हम निश्चित रूप से उन्हें माफ नहीं करेंगे। क्लास 6 जादुई जानवर का बच्चा कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे कोई भी आसानी से प्राप्त कर सकता है। सभी को ध्यान रखना चाहिए, क्या शावक को पाने की कोशिश करना और हमारा क्रोध भड़काना उचित है? जब भीड़ ने एल्डर बाई की धमकी सुनी तो कई लोग अपनी जगह पर ही रुक गए और खुद को आहें भरने लगे। अपने दिल में उन्होंने शावक के लिए मोयुन कबीले के साथ प्रतिस्पर्धा करने की कोशिश पहले ही छोड़ दी थी। सबसे पहले वे कबीले को नाराज नहीं कर सकते थे, और दूसरी बात, जादुई जानवर शावक को प्राप्त करना कोई आसान काम नहीं था। मोयुन कबीले के पास 1 दर्जन से ज्यादा पृथ्वी संत गुरु और उससे भी ज्यादा महान संत गुरु थे। ये शक्ति का ऐसा समामेलन था जिससे कई लोग डरते थे। मोयुन कबीला किस प्रकार का है कि वे इतने घमंडी हैं? जियान चेन ने पेड़ की चोटी से बड़बड़ाया। मोयुन कबीला हमारे स्कोहल साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली कबीला है। प्रभाव के मामले में ये राज्य में तीसरे स्थान पर है और बताया जाता है कि उनके रैंक में कम से कम 50 पृथ्वी संत गुरु हैं। इसके अलावा कबीले पर नजर रखने वाले 3 स्वर्ग संत गुरु भी हैं। लैनमिंग कबीले के कुलपति ने जियान चेन को यह समझाने के लिए बात की। 3 स्वर्ग संत गुरु? हाँ, यह मोयुन कबीला ऐसा नहीं है जिसे कोई छोटा कर सके। जियान चेन ने हंसते हुए अपना सिर पीछे घुमाकर घटनाओं को देखा। भाड़े के शहर में अपने समय के बाद जियान चेन का दृष्टिकोण विस्तृत हो गया था। भाड़े के शहर में कई संत राजा और कई संत शासक थे जो शहर के बुजुर्गों के रूप में काम करते थे। जियान चेन की नज़र में 3 स्वर्ग संत गुरु कुछ खास नहीं थे। ये देखकर कि जियान चेन ने मोयुन कबीले को किस तरह से कमतर आंका था, लैनमिंग कबीले के मुखिया को आश्चर्य हुआ और उसने जियान चेन की पहचान का अनुमान लगाने की कोशिश की। वह 3 स्वर्ग संत गुरुओं वाले कबीले की परवाह भी नहीं करता। आखिर वो किस तरह की शक्ति रखने में सक्षम था? हो! बाघ के मुंह से ऊर्जा का विस्फोट निकलते ही एक जोरदार आदिम दहाड़ सुनाई दी। ऊर्जा का विस्फोट हवा के तेज ब्लेड की तरह था जो कई पृथ्वी संत मास्टर्स की ओर उन्हें काटने की कोशिश में फेंका गया। कई पृथ्वी संत गुरुओं के पास हवा के झोंके पर प्रतिक्रिया करने का पर्याप्त समय नहीं था और उन्हें तुरंत छाती में भाला घुसा दिया गया। दर्द से कराहते हुए वे बिना किसी आवाज या किसी और हरकत के जमीन पर गिर पड़े। विकास में अचानक हुए इस परिवर्तन के कारण एल्डर बाई, जो शावक का पीछा कर रहे थे, वहीं रुक गए और उन्होंने डर के मारे गिरे हुए कई पृथ्वी संत मास्टर्स को देखा। एल्डर काई, बेंटले, जेग, क्या आप सब ठीक हैं? बहुत देर तक एल्डर बाई को कोई प्रतिक्रिया नहीं सुनाई दी। ऐसा इसलिए था क्योंकि एक भी पृथ्वी संत मास्टर जमीन से वापस नहीं आया था। बुजुर्ग बाई का चेहरा तुरंत पीला पड़ गया और उन्होंने भयभीत होकर अपना सिर 3 मीटर लंबे बाघ की ओर घुमाया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, बुजुर्ग ने बड़बड़ाते हुए कहा। उसने कभी नहीं सोचा था कि एक अकेला बाघ, भले ही वह क्लास 6 का जादुई जानवर ही क्यों न हो, एक साथ 1 दर्जन पृथ्वी संत मास्टर्स को मार सकता है। शायद महान संत मास्टर्स को, लेकिन किसी उच्चतर को नहीं। जिस पेड़ की शाखा पर वह बैठा था उससे छलांग लगाते हुए जियान चेन ने कुछ निराशा के साथ सफेद बाघ को देखा तो यह एक श्रेणी 6 का जादुई जानवर एच। आखिर इसे केमजोर कैसे माना जा सकता है? अध्याय 356, कक्षा 7 जादुई जानवर। सफेद बाघ की एक ही धमाकेदार दहाड़ ने 1 दर्जन पृथ्वी संत मास्टर्स को मार डाला था, जिससे मोयुन कबीले के बड़े भाई और यहां तक कि जियान चेन भी हैरान रह गए थे। अन्य सैकड़ों दर्शकों ने बाघ को लेकर बढ़ती हुई डरावनी नजर से ये सब देखा था। हे भगवान, ये बाघ बहुत भयानक है। 1 सेकंड में इसने 1 दर्जन पृथ्वी संत मास्टर्स को मार डाला। क्या एक वर्ग 6 जादुई जानवर भी ऐसा कर सकता है? क्लास 5 मैजिकल बीस्ट और क्लास 6 मैजिकल बीस्ट के बीच बहुत बड़ा अंतर है जिसे मनुष्य द्वारा मापा नहीं जा सकता।
जब तक कि वह हेवन सेंट मास्टर या उससे ऊपर का न हो, कोई भी स्वस्थ क्लास 6 मैजिकल बीस्ट के खिलाफ जाने की उम्मीद नहीं कर सकता। असंभव, जबकि क्लास 5 और क्लास 6 जादुई जानवर वास्तव में बहुत दूर हैं। अंतर इतना बड़ा नहीं हो सकता। ये बिना किसी संदेह के क्लास 6 जादुई जानवर होना चाहिए, अन्यथा एक साधारण दहाड़ कई पृथ्वी संत मास्टर्स को इतनी जल्दी मारने में सक्षम नहीं होगी। यह सही है, ये जादुई जानवर ज्यादा से ज्यादा क्लास 6 का जादुई जानवर होना चाहिए। इतने सारे अर्थ सेंट मास्टर्स को इतनी जल्दी मारना संभव नहीं है, खासकर अगर वे जादुई जानवर का ध्यान भटकाने के लिए एक साथ काम कर रहे हों। लड़ाई देख रहे लोग आपस में बात करते हुए हैरान रह गए। हर कोई घबराया हुआ खड़ा था और मृत पृथ्वी संत मास्टर्स और फिर बाघ को देख रहा था। वे सभी महान संत मास्टर्स थे। पृथ्वी संत मास्टर्स का क्षेत्र कुछ ऐसा था जहां वे पहुंचने की उम्मीद नहीं कर सकते थे, लेकिन फिर भी एक पृथ्वी संत मास्टर सफेद बाघ की नज़र में एक कमजोर इकाई से ज्यादा कुछ नहीं था, इसलिए उनके लिए उस पर हमला करने की कोई उम्मीद नहीं थी। ये सोचना कि मेरे सामने एक शीर्ष श्रेणी 6 जादुई जानवर है, हे भगवान, यह एक ऐसी इकाई है जिससे केवल शीर्ष स्वर्ग संत मास्टर ही लड़ने की उम्मीद कर सकता है, एक भाड़े का सैनिक बोला। सफेद बाघ की ताकत ने सभी को भयभीत कर दिया था। हालांकि इससे पहले भी वह 100 लोगों को मार चुका था, लेकिन वे सभी पृथ्वी संत मास्टर नहीं थे। इस अचानक और बड़ी घटना ने सभी महान संत मास्टर्स को शावक को पकड़ने की अपनी सभी योजनाओं को त्यागने पर मजबूर कर दिया था और कई ने तो पीछे हटने का भी फैसला किया था। सफेद बाघ की ताकत वाकई बहुत भयानक थी। सिर्फ एक स्वर्ग संत गुरु ही इस जानवर से बराबरी का मुकाबला कर सकता था। मोउन कबीले के बुजुर्ग बाय एक क्षण के लिए अवाक रह गए, लेकिन कक्षा 6 के जादुई जानवर के बच्चे को अपनी आंखों के सामने देखकर उन्हें पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा। जल्दी वापस आओ और कबीले को इसकी सूचना दो, बुजुर्ग ने अपने कबीले के दूसरे व्यक्ति से कहा। हाँ, वो व्यक्ति तुरंत अपने घोड़े पर सवार होकर चला गया। देखते ही देखते 2 दिन बीत गए और हजारों जहर वाली घाटी में ज्यादा से ज्यादा लोग आने लगे। क्लास 6 के जादुई जानवर की अफवाहें तेजी से फैल रही थीं, जिससे मोयुन कबीले से भी ज्यादा ताकतवर कबीले वहां आने लगे। व्यवहारिक रूप से हर समूह कम से कम 10 पृथ्वी संत मास्टर्स लेकर आया था, जिससे वहां पृथ्वी संत मास्टर्स की संख्या 100 से ज्यादा हो गई। ये भी कहा गया कि स्वर्ग के संत मास्टर पूर्वज खुद भी कुछ समय बाद ही प्रकट हुए थे। जाहिर है, वह भी कक्षा 6 के जादुई जानवर के शावक के आकर्षण से मोहित हो गए थे। एड्स बाय पब फ्यूचर, रास्ते से हटो, ड्रैगन और टाइगर का संप्रदाय यहाँ है। अगर सभी लोग कृपया अपने रास्ते से हट जाएं, तो हम स्पिरिट हेवन संप्रदाय से हैं। बायुए कबीला यहाँ है, रास्ते से हट जाओ, हम युद्ध देवता के भाड़े के सैनिक हैं, रास्ता छोड़ दो। कक्षा 6 के जादुई जानवर के बारे में सुनकर एक के बाद एक कई ताकतवर गुट घाटी में आ गए। हर कोई अपने अपने समूहों के लिए उत्सुकता से इंतजार कर रहे पृथ्वी संत मास्टर्स के लिए एक अवसर की प्रतीक्षा कर रहा था। विकास की इस गति के साथ लैनमिंग कबीले ने पहले ही इसमें शामिल न होने का फैसला कर लिया था। कुलपिता ने फैसला किया कि शावक के लिए बाघ की गुफा में प्रवेश करने का प्रयास अब कोई योजना नहीं थी और उसने इस मामले से अपने हाथ साफ कर लिए। आज हर शक्तिशाली गुट के प्रमुख सफेद बाघ के मामले पर चर्चा करने के लिए एकत्र हुए थे, जबकि वे सभी पृथ्वी संत मास्टर थे और सबसे अधिक संभावना थी कि वे कक्षा 6 के जादुई जानवर से लड़ सकते थे। वे इसके लिए भारी कीमत नहीं चुकाना चाहते थे। हर कोई जानता था कि एक से लड़ना बहुत मुश्किल नहीं होगा, लेकिन उसे हराना मुख्य समस्या नहीं थी। आइए इसे इस तरह से देखें, आप सभी ने खुद ही क्लास 6 मैजिकल बीस्ट की अद्भुत शक्ति देखी है। यह आसानी से एक साथ कई अर्थ सेंट मास्टर्स को नष्ट करने में सक्षम था। क्यों न हम सभी क्लास 6 मैजिकल बीस्ट से लड़ने के लिए एक साथ आ जाएं, फिर अंत में हम सभी शावक के लिए लड़ेंगे। भैयुए कबीले के एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने बात की। नहीं, ऐसा नहीं होगा। अगर हम में से कोई इस स्थिति का फायदा उठाकर शावक को चुरा ले तो हम क्या करेंगे? युद्ध देवता के भाड़े के सैनिकों के कप्तान ने कहा। ऐसी हिम्मत कौन करेगा? हमारे बीच इतने सारे लोग हैं, हम इस व्यक्ति को आसानी से घेर सकते हैं, ड्रैगन और टाइगर संप्रदाय के विशेषज्ञों में से एक ने कहा। ठीक है, तो हम इसे इस तरह से करेंगे, अपने आदमियों को तैयार करो। एक झटके में कई शक्तियां एक निष्कर्ष पर पहुंच गईं। एकमात्र समूह जो खुश नहीं था वह था मोयुन कबीला, क्योंकि उनके स्वर्ग संत मास्टर पूर्वज अभी तक यहाँ नहीं थे। अगर वे केवल उसके आने तक कुछ समय के लिए देरी कर सकते थे तो वे बिना किसी के खिलाफ जाने की उम्मीद किए शावक को छीन सकते थे। दुर्भाग्यवश हर व्यक्ति को इस बात का पता था, इसलिए उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के अपने लोगों को तुरंत संगठित कर लिया। जियान चेन ने ऊपर पेड़ की टहनी से समूह को देखा था। चूंकि लैनमिंग कबीले को डर था कि कहीं गलती से कोई परेशानी न हो जाए, इसलिए वे सब पीछे हट गए। विशेषज्ञों की इस भीड़ में एक भी कबीला ऐसा नहीं था जिसे वे धमका सकें। समूह ने पहले ही अपने 50 पृथ्वी संत मास्टरों को आदेश दे दिया था कि वे सफेद बाघ के चारों ओर एक घेरा बनाएं और फिर अंतिम क्षण में तैयार होने पर हमला करें।
बाघ अपनी आंखें बंद करके जहां पहले था वहीं सुस्ती से लेटा रहा, मानो उसे अपने आसपास हो रही स्थिति की कोई परवाह न हो। हालांकि जियान चेन सफेद बाघ को अच्छी तरह से समझता था। जबकि बाघ ऐसा लग रहा था कि वह बिल्कुल भी कमजोर नहीं था और बिना किसी डर के इधर उधर घूम रहा था, जियान चेन को संदेह था कि बाघ खड़ा नहीं हो सकता। पिछले 2 दिनों में बाघ बिल्कुल भी नहीं हिला था, मानो उसकी ऊर्जा खत्म हो गई हो। अगर बाघ में वाकई लड़ने की ताकत होती तो वह अपने शावक के खिलाफ कार्रवाई करने की हिम्मत करने वाले हर इंसान को मार देता, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया। यह सबसे संदिग्ध बात थी क्योंकि इस तरह का काम एक जादुई जानवर की प्रवृत्ति के बिल्कुल विपरीत था। एड्स बाय पप फ्यूचर, मानव, मेरे बच्चे की मदद करो। इस समय एक कमजोर आवाज जियान चेन के कानों में घुस गई। इस अचानक हुई आवाज ने जियान चेन को पेड़ की शाखा से नीचे गिरने से पहले कांपते हुए उछलने पर मजबूर कर दिया। अपने चारों ओर सतर्कता से देखने पर जियान चेन को अपने आसपास कोई नहीं दिखा। जियान चेन का दिल तेजी से धड़क रहा था क्योंकि वह जमीन पर गिर रहा था। उसे अपने आसपास कुछ भी महसूस नहीं हुआ था, इसलिए जब उसने अपने कान के पास किसी की आवाज सुनी तो वह अपनी बुद्धि से परे चौंक गया। मानव, मैं तुमसे विनती करता हूं कि मेरे बच्चे को बचा लो। उसी समय वही आवाज जियान चेन के कानों के पर्दों में सुनाई दी। आवाज में एक विनती भरी लेकिन कमजोर आवाज थी, जैसे कि उसमें कोई ऊर्जा न हो। एक पल के लिए कांपते हुए जियान चेन ने जल्दी से झटके को नजरअंदाज कर खुद को शांत किया, फिर उसे एहसास हुआ कि आवाज आगे से आ रही थी। इससे भी अधिक अविश्वसनीय बात यह थी कि यह आवाज बाघ से आ रही थी। आप कौन हैं? जियान चेन के होंठ मुश्किल से खुले थे, लेकिन उसे यकीन था कि आवाज का मालिक उसे सुन पाएगा। मुझे रमगिनीज कहा जाता है, जादुई जानवर जो तुम्हारे सामने है, कमजोर आवाज बोली। आवाज से जियान चेन को एक स्त्री स्वर का पता चला, लेकिन फिर भी यह बहुत कमजोर था। ये सुनकर जियान चेन अंदर तक चौंक गया। उसने कभी नहीं सोचा होगा कि जो आवाज वह सुन रहा था वह किसी जादुई जानवर की थी। ऐसा लग रहा था मानो जादुई जानवर और इंसान में कोई फर्क ही नहीं था, लेकिन जियान चेन को नहीं पता था कि वह कैसे समझ सकता है। अचानक उसके दिमाग में एक विचार कौंधा और जियान चेन का चेहरा स्तब्ध हो गया। क्या तुम क्लास 7 के जादुई जानवर हो सकते हो और क्लास 6 के जादुई जानवर नहीं? कारगत अकादमी में जियान चेन ने जादुई जानवरों के बारे में कई किताबें पढ़ी थीं। वह जानता था कि कक्षा 7 के जादुई जानवर मानव रूप में बदल सकते हैं और बिना किसी भेदभाव के मानव भाषा बोल सकते हैं। आप मनुष्यों ने हमें जिस श्रेणी में रखा है उसके अनुसार मैं वास्तव में एक श्रेणी 7 का जादुई जानवर हूँ। बाघ की कमजोर आवाज एक बार फिर गूंजी, जैसे कि वह जियान चेन को कुछ निजी बात फुसफुसा रहा हो ताकि केवल वे दोनों ही सुन सकें। क्लास 7 जादुई जानवर, ये मानव क्षेत्र में एक संत शासक के बराबर है। जियान चेन सदमे में था क्योंकि उसका दिल अराजकता में था। वह बस विश्वास नहीं कर सकता था कि यह बाघ जो 2 दिनों से उसके पीछे गुफा को अवरुद्ध कर रहा था, वास्तव में एक क्लास 7 जादुई जानवर था। अगर यह खबर फैल जाती कि यह 7वीं श्रेणी का जादुई जानवर है तो सभी भाग जाते। ऐसे बाघ के सामने शावक को चुराने की हिम्मत कौन कर सकता है? मानव, मैं आपसे विनती करता हूँ, मेरे बच्चे की मदद करें। बाघ की आवाज एक बार फिर भीख मांगने वाले लहजे में सुनाई दी। अपने सदमे पर काबू पाते हुए जियान चेन ने अपने चेहरे पर मुस्कुराहट ला दी और खुद से जोर से सोचा, तुम क्लास 7 के जादुई जानवर असंभव चीज मांग रहे हो। मैं तो बस एक साधारण पृथ्वी संत गुरु हूँ। मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? यहाँ इतने सारे लोग हैं, तुम उनमें से किसी से भी पूछ सकते हो। मानव, यहाँ सभी में से मैं केवल तुम पर ही भरोसा कर सकता हूँ। बाकी सब अविश्वसनीय हैं। क्या तुम मेरे बच्चे की मदद करोगे? बाघ ने एक बार फिर पूछा। तुम मुझे जानते भी नहीं, फिर तुम मुझे यहाँ सबसे भरोसेमंद व्यक्ति क्यों मानते हो? जियान चेन इस बाघ के तर्क की लापरवाही पर आश्चर्यचकित था। अंतर्ज्ञान, हम जानवरों में सहज बोध की गहरी समझ होती है। इसके बिना हम अपने से ज्यादा शक्तिशाली किसी भी प्राणी को महसूस नहीं कर पाएंगे। मेरी सहज बोध मुझे गलत राह पर नहीं ले जाती। यह मुझे बताती है कि यहाँ सभी मनुष्यों में से मैं जिस पर भरोसा कर सकता हूँ वह सिर्फ वही है जो मेरे बच्चे को बाकियों से बचा पाएगा। मानव, क्या तुम मेरे बच्चे की मदद करोगे? अध्याय 357, पंख वाला बाघ देवता। जियान चेन कुछ असहज महसूस करने से खुद को नहीं रोक सका। वह जानता था कि यह कोई आसान काम नहीं होगा। एक पल सोचने के बाद जियान चेन बोला, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपकी क्या समस्याएं हैं और मुझे आपकी कैसे मदद करनी चाहिए? उस समय चिल्लाने की आवाजें सुनी जा सकती थीं क्योंकि शक्तियों का समामेलन अचानक सभी 50 पृथ्वी संत मास्टर्स के साथ बाघ की ओर बढ़ रहा था। हौ! बाघ की आंखों में एक खतरनाक चमक आ गई और फिर उसने अपना सिर आसमान की ओर घुमाया और इतनी जोर से दहाड़ा कि पूरी घाटी हिल गई। घाटी के अंदर मौजूद सभी लोग डर से कांप उठे और उन्हें अपनी जान का डर सताने लगा। बाघ जो 2 दिन से ऊपर नहीं चढ़ा था, अचानक सीधा ऊपर की ओर उछला। एक भयंकर रक्त पिपासु घूर के साथ वह लड़ाकों के समूह में कूद पड़ा। बाघ का आकार बहुत बड़ा नहीं था, वह केवल 3 मीटर लंबा था, लेकिन उसमें बहुत ताकत थी।
इंसानों के बीच बाघ, भेड़ों के बीच भेड़िए की तरह था। एक ही वार से उसने नरसंहार कर दिया, क्योंकि कोई भी उसके पंजों से बच नहीं पाया। जिस किसी पर भी उसके पंजे लगे वह स्वाभाविक रूप से मर गया, और कोई भी व्यक्ति उस पर सफलतापूर्वक वार नहीं कर पाया। कुछ ही 10 सांसों में प्रत्येक गुट के 50 पृथ्वी संत गुरुओं में से प्रत्येक का सफाया हो गया था। एक भी नहीं बचा था, और बाघ चाहे जहां भी मुड़े, देखने के लिए कोई नहीं बचा था। सभी 50 पृथ्वी संत मास्टरों को मारने के बाद बाघ ने गुटों के नेताओं को खतरनाक तरीके से घूरा, जिससे सभी लोग डर के मारे पीछे हट गए। बाकी को मारने के लिए आगे बढ़ने के बजाय बाघ धीरे धीरे गुफा की ओर मुड़ गया, लेकिन उसकी आंखों में कमजोरी अधिक स्पष्ट होती गई। धीरे धीरे जमीन पर लेटते हुए बाघ ने अपना सिर जमीन पर टिका दिया और पुनः अपनी आंखें बंद कर लीं। सभी शक्तियों के नेता समान रूप से सफेद चेहरे वाले सफेद बाघ को देखते रहे, बहुत देर तक कुछ भी कहने में असमर्थ। वे बस सदमे में खड़े रहे। ये एक जादुई जानवर है जो शीर्ष श्रेणी 6 जादुई जानवर से भी कहीं अधिक शक्तिशाली है। अंत में नेताओं में से एक ने पूरी तरह से सदमे में कांपती आवाज में कहा, हम इसके सामने कुछ नहीं कर सकते। हमें क्या करना चाहिए? अगर हम अभी सिर्फ अपने नेताओं के साथ लड़ें तो भी हम विरोधी नहीं बन पाएंगे, एक और बोला। ये गलत है, वह जादुई जानवर असामान्य है। इतनी ताकत होने के बावजूद उसने हमें क्यों नहीं मारा? अपने बच्चे की रक्षा के लिए यह असामान्य व्यवहार है। एड्स बाय पब फ्यूचर। हाँ, ये बहुत अजीब है। उस जादुई जानवर को देखो, वह इतना उदासीन क्यों है? वह तो आंखें बंद करके भी झपकी ले रहा है। अफवाहें थी कि वह घावों के कारण बहुत कमजोर हो गया था। क्या इसीलिए उसने हम सभी से लड़ाई नहीं की? हाल ही में हुए नरसंहार के सदमे के बाद सभी आपस में बात करने लगे। एक जादुई जानवर अपने शावक की रक्षा पूरी तरह से करता है और निश्चित रूप से किसी भी इंसान को नहीं छोड़ेगा जो उसे चुराने की कोशिश करेगा। जो कोई भी कोशिश करेगा उसे जादुई जानवर के क्रोध का सामना करना पड़ेगा, इसलिए इस सफेद बाघ की हरकतें थोड़ी अजीब थीं। उस समय बाघ की आवाज एक बार फिर जियान चेन के दिमाग में आई। मानव, मैं अब और नहीं रुक सकता। मैं तुमसे विनती करता हूं कि तुम मुझसे वादा करो कि तुम मेरे बच्चे को यहां से ले जाओगे। इस भीड़ में तुम ही एकमात्र हो जिस पर मैं भरोसा कर सकता हूं। मैं नहीं चाहता कि मेरा बच्चा किसी और के हाथों में रहे। अभी बाघ की आवाज पहले से भी कमजोर थी। ये सुनकर जियान चेन की भौहें सिकुड़ गईं और फिर उसने सिर हिलाया। ठीक है, मैं आपके बच्चे की देखभाल करने का वादा करता हूं। मानव, मैं आपका जितना भी धन्यवाद करूं, कम है। मेरा अंतर्ज्ञान मुझे बताता है कि अपने बच्चे को आपके हवाले करना सबसे समझदारी भरा रास्ता है। मैं ये भी महसूस कर सकता हूं कि भविष्य में मेरे बच्चे को जो भी खतरा होगा, आप उसकी मदद कर पाएंगे। क्या ये सही है? सफेद बाघ ने खुशी से कहा। सही। जियान चेन ने बिना किसी हिचकिचाहट के सिर हिलाया। मानव, मैं रमगिनीज तुम्हारा बहुत आभारी हूं। हालांकि इससे तुम्हारी परेशानियां और बढ़ जाएंगी, लेकिन मेरे पास कोई दूसरा उपाय नहीं है। गुफा में जाओ और मैं तुम्हें कुछ बातें समझाऊंगा। बाघ बोला। बिना किसी हिचकिचाहट के वह बिजली की तरह भीड़ को पार करके बाघ के पीछे वाली गुफा में उड़ गया। अरे, वो कौन है? क्या वो मरने की कोशिश कर रहे हैं? वह आदमी अब जीना नहीं चाहता। समूह में से किसी ने भी जियान चेन को रोकने की कोशिश नहीं की, बल्कि उसे सफेद बाघ की ओर जाते हुए ऐसे देखा जैसे वह कोई मूर्ख हो। हालांकि सभी को यह देखकर बहुत आश्चर्य हुआ कि जियान चेन बिना किसी परेशानी के गुफा में घुसने में कामयाब हो गया और फिर अचानक गायब हो गया। गुफा के सामने मौजूद सफेद बाघ ने जियान चेन की बिल्कुल भी परवाह नहीं की थी, मानो उसे उसकी कोई जानकारी ही न हो। क्या बाघ सो गया है या कुछ और? बहुत से लोग बेचैनी से इधर उधर भागने लगे क्योंकि वे ईर्ष्या से सोच रहे थे कि जियान चेन कितनी आसानी से अंदर घुसने में कामयाब हो गया। वास्तव में अधिकांश लोग उसके नक्शे कदम पर चलने के लिए ललचा रहे थे। तभी दो आकृतियां भीड़ से बाहर निकलीं और जियान चेन की गति के बराबर की गति से बाघ के पीछे गुफा की ओर उड़ गईं। ये सब गुफा के अंदर मौजूद बाघ के बच्चे की खातिर था। अचानक सफेद बाघ जो अब तक स्थिर था, ने अपने पंजे फड़फड़ाते हुए एक भयंकर दहाड़ लगाई। एक पल में दोनों आकृतियां हवा में आधी कट गईं और खून और लहूलुहान होकर जमीन पर गिर गईं। दोनों ही पृथ्वी के संत गुरु थे, लेकिन उन्हें भी आसानी से मार दिया गया। साथ ही इसने जियान चेन का पीछा करने के बारे में किसी के भी मन में मौजूद किसी भी धारणा को भी खत्म कर दिया। दोनों को मारने के बाद सफेद बाघ ने बाकी लोगों को खतरनाक नजरों से घूरा और फिर धीरे धीरे अंधेरी गुफा में घुस गया और आंखों से ओझल हो गया। बाघ की हरकतों ने सभी को हैरान कर दिया कि आखिर बाघ ने गुफा में घुसने वाले पहले व्यक्ति को क्यों नहीं छोड़ा। गुफा के अंदर एक रात का मोती ऊपर लटका हुआ था, जो गुफा को कुछ रोशनी से रोशन कर रहा था। गुफा के चारों ओर अंधेरा छाया था और एक गुफा के कोने में छोटा बाघ शावक सो रहा था। यह नज़ारा काफी प्यारा था, लेकिन उसकी पीठ पर लगे पंखों की वजह से यह बिल्कुल भी सामान्य नहीं लग रहा था। सफेद बाघ धीरे धीरे गुफा में चला गया और बाघ शावक को प्यार से देखने लगा।
फिर जियान चेन की चकित आंखों के सामने उसका पूरा शरीर एक अधेड़ उम्र की महिला का आकार ले लिया। वह महिला 2 मीटर लंबी थी, जो जियान चेन से एक सिर अधिक थी। यहां तक कि उसका शरीर भी किन शियाओं के बराबर था। जियान चेन ने इस बाघ जैसी दिखने वाली महिला को अचंभित होकर देखा। हालांकि वह जानता था कि क्लास 7 का जादुई जानवर इंसान में बदल सकता है, फिर भी उसने पहली बार ऐसा देखा था। ये काफी रहस्यमय था, लगभग इतना रहस्यमय कि कोई भी इस पर विश्वास नहीं कर सकता था। अगर उसने अपने पिछले जन्म में ये दृश्य देखा होता, तो वह इस महिला को दुष्ट आत्मा कहता। एक दुष्ट आत्मा जो खेती कर सकती थी और एक बाघिन थी। जब जियान चेन इस दुनिया में आया, तो उसे पता था कि यह उस दुनिया से बहुत अलग है जिसमें वह रहता था। यहाँ एक व्यक्ति का औसत जीवन काल लगभग 200 वर्ष था, एक पृथ्वी संत गुरु 500 वर्ष तक जीवित रह सकता था, और एक स्वर्ग संत गुरु 1000 वर्ष तक जीवित रह सकता था। अपनी पुरानी दुनिया में, दुनिया के शीर्ष पर खड़े विशेषज्ञ भी केवल 100 वर्ष तक ही जीवित रह सकते थे। डुगु क्यूबाई स्वयं एकमात्र ऐसा प्राणी था जो 200 वर्ष तक जीवित रह सका था। नई बदली हुई महिला ने शावक को प्यार से गले लगाया और फिर जियान चेन की ओर देखने लगी। मानव, मेरे बच्चे की देखभाल करने के लिए मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करती हूँ। तुम्हारी दयालुता ऐसी चीज है जिसका मैं, रमगिनीज, कभी बदला नहीं चुका पाऊंगी। यानी, क्या तुम मुझे बताओगे कि तुम किस मुसीबत में फंस गए? मैं देख सकता हूं कि तुम बहुत कमजोर हो, क्या तुम अपने जीवन के अंतिम चरण में हो? जियान चेन को समझ नहीं आ रहा था कि क्या पूछे। उसे अभी भी यह विश्वास करना मुश्किल हो रहा था कि यह माँ जैसी महिला वास्तव में पहले वाली क्रूर सफेद बाघिन थी। दुख भरी सांस लेकर वह स्त्री बोली, मानव, मैं तुमसे कुछ नहीं छिपाऊंगी। मुझे सब कुछ विस्तार से बताने दो। मैं केवल यही आशा कर सकती हूँ कि तुम सुनने के बाद मेरे बच्चे को नहीं छोड़ोगे। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। जियान चेन एक बार वचन देने के बाद उससे पीछे नहीं हटा। मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो अपना वचन तोड़ते हैं। जियान चेन ने वचन दिया। महिला की आंखें चमक उठी जब उसने जियान चेन को देखा, उसकी आंखों में कमजोरी अभी भी देखी जा सकती थी। मुझे तुम पर विश्वास है, मेरा अंतर्ज्ञान मुझे बताता है कि तुम धोखेबाज इंसान नहीं हो। महिला एक पल के लिए चुप हो गई, जैसे कि उसे दर्दनाक यादें याद आ रही हों। क्रॉस माउंटेन पर एक जादुई जानवर कबीला रहता है जो उच्च श्रेणी के जादुई जानवरों के साथ पूरे पहाड़ पर राज करता है। इस कबीले को गिलिगन कबीला कहा जाता था। गिलिगन कबीले के भीतर 2 राजा हैं जो भूमि आधारित जादुई जानवरों और आकाश आधारित जादुई जानवरों के बीच विभाजित हैं। बाघ आधारित जादुई जानवरों और रॉक आधारित जादुई जानवरों को गिलिगन कबीले के भीतर राजसी माना जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि भूमि जादुई जानवरों का राजा एक गोल्डन फर टाइगर किंग था और आकाश जादुई जानवरों का राजा लीजेंडरी रॉक था। जहां तक मेरा सवाल है, मैं गिलिगन कबीले का एक उच्च पदस्थ बुजुर्ग था। इस बच्चे का पिता एक सुनहरा फर वाला बाघ राजा था जो भूमि जादुई जानवरों के वर्तमान राजा का छोटा भाई था। एक और वर्ग 7 जादुई जानवर, जैसा कि आप कहेंगे। पिता और मैं एक दूसरे से 100 साल से अधिक समय से प्यार करते थे, लेकिन 22 साल पहले ही मैं गर्भवती हुई। 20 साल तक परिपक्व होने के बाद 2 साल बाद ही पिता और मैं बहुत खुश हुए। मैंने बाघ आधारित जादुई जानवरों के प्राचीन सम्राट की दौड़ को जन्म दिया, पंख वाले बाघ भगवान। अध्याय 358, सफेद बाघ को बचाना। जिस क्षण उसने पंख वाले बाघ देवता के बारे में बात की, रमगिनी भावुक होने लगी। पंख वाले बाघ देवता बाघ प्रकार के जादुई जानवरों के राजा हैं। वे हम बाघ प्रकार के जादुई जानवरों के बीच सर्वोच्च स्थान रखते हैं और जादुई जानवरों के देवता भी हैं। ये केवल पंख वाले बाघ देवता की वजह से ही संभव हुआ कि सभी जादुई जानवर एक के रूप में सर्वश्रेष्ठ बन गए। बाई कबीले द्वारा खदेड़े जाने के बाद हम जादुई जानवरों को महासागरों के पार ले जाकर हम आखिरकार इस महाद्वीप पर कब्जा करने में सफल हुए। जब पिता और मैंने सुना कि हमारा बच्चा एक पंख वाला बाघ देवता है, तो हम दोनों अविश्वसनीय रूप से खुश थे। अपने उत्साह को रोक पाने में असमर्थ पिता अपने बड़े भाई को खुशखबरी सुनाने के लिए चले गए। हालांकि दुष्स्वप्न उसी समय शुरू हुआ। हमने कभी नहीं सोचा था कि बड़े भाई के दिमाग में अचानक बुरे विचार आने लगेंगे। उसे डर था कि पंख वाला बाघ देवता जल्द ही उसकी शक्ति के लिए खतरा बन जाएगा और इसलिए उसने हमारे बच्चे को मारने की कोशिश की। हमारे बच्चे की खातिर पिता और मैं दोनों ने गिलिगन कबीले को छोड़ दिया, लेकिन राजा का हमें जाने देने का कोई इरादा नहीं था। एक पंख वाले बाघ देवता के होने की बात को गुप्त रखते हुए वह व्यक्तिगत रूप से हमारे पीछे आया था। मेरे पति और मैं एक साथ उसके सामने नहीं टिक सकते थे और परिणामस्वरूप हमें भारी चोटें आईं। हालांकि अंतिम क्षणों में मेरे पति ने हमारे बच्चे और मुझे भागने की अनुमति देने के लिए खुद को बलिदान कर दिया। अभी मैं अपने पति की क्यूई को महसूस नहीं कर सकती, वह पहले ही अपने बड़े भाई की योजनाओं के आगे झुक चुका है। अपनी कहानी बताते समय रमगिनीज के चेहरे पर दुख की लकीरें उभर आईं और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं अपने बच्चे को लेकर क्रॉस पर्वत से भागकर इस जगह पर आई हूँ।
शायद यह ईश्वरीय कृपा थी, या स्वर्ग चाहता था कि मेरे बच्चे को कोई नुकसान न पहुंचे, लेकिन किसी अलौकिक घटना के कारण मैं अपने जीवनकाल के अंत तक पहुंचने से आधे साल पहले एक भरोसेमंद इंसान से मिल पाए। शायद तुम्हारा आना स्वर्ग की आज्ञा थी। तुम्हारी जीवन अवधि का अंत। क्या तुम किसी ऐसी चोट से पीड़ित हो जिसका कोई इलाज नहीं हो सकता? जियान चेन ने पूछा। दुखी नजर से रमगिनीज ने कहा, सही है, जब गिलिगन कबीले का राजा मुझसे लड़ रहा था, तब मेरे शरीर में एक शुद्ध काली ऊर्जा जबरन घुसाई गई थी। आजकल, जब तक यह मेरे अंदर घुसती है, मैं कुछ नहीं कर सकता। ये काली ऊर्जा राजा से ही आती है, और मुझे इसे रोकने का कोई तरीका नहीं मिला। अब मैं बस इतना कर सकता हूं कि धीरे धीरे अपने शरीर को इस ऊर्जा से घिरते हुए देखूं। अगर जादुई जानवरों की शारीरिक शक्ति में बेहतर लाभ न होता, तो मैं बहुत पहले ही मर चुका होता। अभी मेरे पास ज्यादा से ज्यादा 3 दिन हैं। रमगिनीज की बात सुनकर जियान चेन को झटका लगा। तो क्या आपके अंदर की काली ऊर्जा को खत्म करने का कोई और तरीका नहीं है? एड्स बाय पब फ्यूचर। रमगिनीज ने अपना सिर हिलाया, कोई नहीं है। गिलिगन कबीले के राजा ने अपनी खुद की ऊर्जा का इस्तेमाल करके मुझ पर डार्क एनर्जी से हमला किया। यह न केवल शक्तिशाली है, बल्कि इसने मेरे पूरे शरीर में प्रवेश कर लिया है और मेरे जीने की सारी संभावना को नष्ट कर दिया है। भले ही डार्क एनर्जी को शुद्ध कर दिया गया हो, लेकिन मेरी मौजूदा चोटों के कारण मैं ज्यादा समय तक जीवित नहीं रह पाऊंगा। तो फिर अगर कोई रेडिएंट सेंट मास्टर होता, तो क्या वह तुम्हें ठीक होने में मदद करता? जियान चेन ने रमगिनीज को एकाग्र दृष्टि से देखा। एक बार फिर अपना सिर हल्के से हिलाते हुए रमगिनीज बोली, ये डार्क एनर्जी ऐसी चीज नहीं है जिसे कोई सामान्य रेडिएंट सेंट मास्टर शुद्ध कर सके। अगर कोई मौका होता, तो 7वें दर्जे के रेडिएंट सेंट मास्टर की जरूरत होती। लेकिन वे फीनिक्स के पंखों की तरह दुर्लभ हैं और मैं अपने बचे हुए समय में उन्हें आसानी से नहीं पा सकती। अगर मैं उन्हें पा भी लूं, तो वे मुझे इतनी आसानी से ठीक नहीं कर पाएंगे। तुम गिलिगन कबीले और तुम इंसानों के बीच के रिश्ते को नहीं समझते। उनके पास मेरी मदद करने का कोई रास्ता नहीं होगा। क्यों ना मैं ये देखने की कोशिश करूं कि क्या मैं मदद कर सकता हूं? जियान चेन ने रमगिनीज से गंभीरता से कहा। इसका कोई फायदा नहीं है, इंसान। तुम सिर्फ अपनी ऊर्जा बर्बाद कर रहे हो। मेरा यहाँ ज्यादा दिन नहीं है, बेहतर होगा कि तुम मेरे बच्चे को लेकर यहाँ से चले जाओ। मैं अपनी आखिरी ऊर्जा का इस्तेमाल तुम्हें किसी से दूर रखने और इस इलाके से भागते समय तुम्हारी सुरक्षा सुनिश्चित करने में करूंगी। रमगिनीज ने इस दुनिया को छोड़ने की तैयारी के साथ शांति से बात की। ऐसा कहते हुए उसने दूर से एकाग्र नजर से देखा, पति, तुम ज्यादा दिन अकेले नहीं रहोगे, मैं जल्द ही आऊंगी। चलो हम अगली दुनिया से अपने बच्चे की देखभाल करते हैं साथ में। रमगिनीज की अभिव्यक्ति ने जियान चेन को भी कुछ शिकायत महसूस कराई, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। धीरे धीरे अपनी आंखें बंद करके उसने दुनिया में रेडिएंट सेंट फोर्स को नियंत्रित करना शुरू कर दिया। हालांकि वह जानता था कि वह रमगिनीज की चोटों को ठीक नहीं कर सकता, लेकिन वह कम से कम एक कोशिश तो कर ही सकता था। जियान चेन के हाथों के बीच में दूधिया सफेद रोशनी की चमक बनती हुई देखी जा सकती थी। समय के साथ ये जल्दी ही एक सौम्य लेकिन तेज रोशनी के साथ और भी ज्यादा चमकदार होने लगी, जो देखने में सुकून देने वाली थी। इस प्रकाश की गेंद से निकलने वाली रोशनी की किरणें किसी को भी खुश कर सकती थीं। रमगिनीज चौंक गई क्योंकि उसका दुखी चेहरा दबा हुआ था। जियान चेन को घूरते हुए वह हैरानी से बोली, आप एक रेडिएंट सेंट मास्टर हैं? बस कैसे? रमगिनीज इस दृश्य को देखकर पूरी तरह से चकित थी। जियान चेन जानता था कि रमगिनीज के अंदर की काली ऊर्जा बहुत ज्यादा मजबूत थी, इसलिए उसने रेडिएंट सेंट फोर्स को संघनित करने की कोशिश में कोई कसर नहीं छोड़ी। इस वजह से वह रमगिनीज की कही गई बातों को साफ साफ सुन नहीं पाया। एक पल में रेडिएंट सेंट फोर्स जियान चेन की क्षमता से अधिक पहुंच गई थी। अपनी बाहें फैलाते हुए रेडिएंट सेंट फोर्स की गेंद धीरे धीरे रमगिनीज की ओर तैरने लगी और फिर उसे निगल गई। एड्स बाय पब फ्यूचर। रमगिनीज को तुरंत झटका लगा जब रेडिएंट सेंट फोर्स ने उसके शरीर के अंदर अपना रास्ता बना लिया। लेकिन एक पल के बाद उसने एक आह के साथ अपना सिर हिलाया, नहीं, आपकी रेडिएंट सेंट फोर्स बहुत कमजोर है। यह मेरे शरीर के अंदर बची हुई डार्क एनर्जी को शुद्ध करने के लिए पर्याप्त नहीं है। ज्यादा से ज्यादा ये केवल इसे विलंबित कर सकती है। आंखों में चमक के साथ जियान चेन ने पूछा, ये कब तक रुकेगा? रमगिनीज कुछ देर के लिए चुप हो गई और अंत में कहने से पहले अनुमान लगाने की कोशिश करने लगी, रेडिएंट सेंट फोर्स डार्क एनर्जी की दुश्मन की तरह है। अगर मैं पर्याप्त मात्रा में रेडिएंट सेंट फोर्स हासिल कर सकती हूं और इसे अपने शरीर में शामिल कर सकती हूं, तो मैं डार्क एनर्जी को अस्थायी रूप से सील कर सकती हूं। हालांकि इस समय मुझे पूरी तरह से ऊर्जा को सील करने की कोशिश पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और किसी भी इंसान के खिलाफ नहीं जा सकती। ये सुनकर जियान चेन को अपने दिल में कुछ राहत महसूस हुई। वह इस जादुई जानवर जैसे संत शासक को यहां मरने नहीं दे सकता था।
कुछ भावनाओं को इकट्ठा करते हुए उसने कहा, तो फिर यह कैसे होगा? मैं तुम्हें संत शक्ति प्रदान करूंगा और तुम अपने शरीर के भीतर की काली ऊर्जा को बंद करने की कोशिश करोगे। रमगिनीज की आंखों में आश्चर्य की एक झलक उभरी, फिर वह फिर से शांत हो गई। नहीं, अगर ऐसा किया जाता है तो मैं किसी भी इंसान से लड़ने के लिए अपनी ऊर्जा का उपयोग नहीं कर पाऊंगी। वहां इतने सारे इंसानों के साथ तुम अकेले उन सभी से लड़ने के लिए पर्याप्त नहीं होगे। हालांकि तुमने अपनी उपस्थिति छिपाई है, लेकिन मैं महसूस कर सकती हूं कि तुम्हारी ताकत वहां सभी से निपटने के लिए पर्याप्त नहीं है। मैं ये भी महसूस कर सकती हूँ कि एक हेवन सेंट मास्टर इंसान यहाँ आने वाला है। उसे यहाँ पहुँचने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। मुझे ये सुनिश्चित करना होगा कि मैं उसे मार डालूं। जैसे ही उसने सुना कि स्वर्ग संत गुरु रास्ते में है, जियान चेन का चेहरा थोड़ा बदल गया। हालांकि उसके सामने सफ़ेद बाघ स्वर्ग संत गुरु को मार सकता था, लेकिन उसकी जिंदगी बदतर हो जाएगी। अपनी हर हरकत के साथ वह खुद को और भी ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगी। अगर वह लड़ाई करके अपनी ऊर्जा को खत्म करती रही तो उसके पास बाद में डार्क एनर्जी को सील करने के लिए पर्याप्त ऊर्जा नहीं होगी। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं बाहर के लोगों से निपट सकता हूं। मेरे पास मेरे बाद आने वाले किसी भी हेवन सेंट मास्टर को डराने की क्षमता भी है। अभी तुम्हें अपने शरीर के भीतर की काली ऊर्जा को सील करने के लिए मेरी रेडियंट सेंट फोर्स का इस्तेमाल करना चाहिए। जियान चेन ने रमगिनीज के लिए और भी अधिक रेडियंट सेंट फोर्स बनाने से पहले दृढ़ता से कहा। मानव, तुम मेरी इतनी मदद क्यों कर रहे हो? मैंने अपना बच्चा तुम्हें सौंप दिया है और कोई इच्छा नहीं है। अभी तो मैं सिर्फ अपने पति के पास परलोक जाना चाहती हूँ, वहां वे अकेले हैं। रमगिनीज की आंखों में आंसू थे, क्योंकि उसके गले से एक हल्की कर्कश ध्वनि सुनाई दे रही थी। तुम एक माँ हो, इसका मतलब है कि तुम्हें अपने बच्चे की जिम्मेदारी खुद लेनी चाहिए। क्या ऐसा हो सकता है कि तुम चाहती हो कि तुम्हारा बच्चा बिना माँ या पिता के बड़ा हो? क्या तुम नहीं जानती कि इससे तुम्हारे बच्चे को कितना दर्द होगा? यह ऐसी चीज है जिसे किसी भी तरह से ठीक नहीं किया जा सकता। इसलिए मैं तुम्हारे बच्चे की खातिर तुम्हारी हर संभव मदद करूंगा। या तुम अपने पति का बदला नहीं लेना चाहती? क्या ऐसा हो सकता है कि तुम्हारे पति को उसके बड़े भाई द्वारा बेरहमी से मार दिए जाने के बाद भी तुम चुपचाप सब कुछ सहने के अलावा कुछ नहीं करोगी? या तुम बदला लेने की अपनी सारी उम्मीदें अपने बच्चे पर ही डाल दोगी? तुम माँ हो या नहीं, तुम अपने बच्चे के बारे में नहीं सोच रही हो। जियान चेन ने जोश से कहा। जब तक वह अपनी बात खत्म करने के करीब पहुंचा, तब तक वह पहले ही थोड़ा गुर्राने लगा था। वह नहीं चाहता था कि रमगिनीज मर जाए। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसकी कहानी सुनने के बाद जियान चेन की भावनाएं इतनी प्रभावित हुई थीं कि वह उससे सहानुभूति रखने लगा था। जियान चेन के जीवित बचने का एक और कारण यह था कि वह वास्तव में नहीं चाहता था कि एक ऐसा प्राणी मरे जो एक संत शासक की बराबरी कर सके। रमगिनीज जियान चेन की बात सुनकर चुप हो गई। हल्की सी चीख के साथ ही रमगिनीज का यही मरने का इरादा उसके शब्दों से डगमगा गया था। गहरी सांस लेते हुए जियान चेन ने एक बार फिर कहा, हमें आपके शरीर के भीतर की काली ऊर्जा को जल्दी से बंद करने के लिए समय निकालना चाहिए। चाहे कुछ भी हो, आपको अपने बच्चे की खातिर जीना चाहिए। अध्याय 359, लीक हुई पहचान। रमगिनीज ने रोने से पहले पीड़ा में अपना सिर हिलाया। मैं आपकी बात मानूंगी। अपने बच्चे की खातिर मैं जिंदा रहूंगी। मैं अपने बच्चे पर ऐसा कठिन काम नहीं आने दूंगी। मैं अपने पति का बदला जरूर लूंगी और अपने बच्चे का ख्याल रखूंगी। रमगिनीज को अपने जीवन पर एक नया संकल्प लेते देख जियान चेन ने राहत की सांस ली। वह संभावित रूप से एक संत शासक को बचाने में कामयाब रहा था। अंधेरी ऊर्जा पहले ही मेरी अस्थि मज्जा में प्रवेश कर चुकी है। संयोग से रेडियंट सेंट फोर्स इसका अभिशाप है, इसलिए आप इसके साथ अंधेरे ऊर्जा को बाहर निकालने में सक्षम होंगे। मुझे अगले चरण से निपटने की अनुमति दें। रमगिनीज ने बाद में जियान चेन से शांति से बात की। इसके बाद रमगिनीज और जियान चेन ने उसके शरीर के भीतर की डार्क एनर्जी को बंद करने के लिए रेडियंट सेंट फोर्स का उपयोग करने की कोशिश में 2 घंटे बिताए। उसी समय रेडियंट सेंट फोर्स कभी कभी कोई प्रगति करने में विफल हो जाती थी, क्योंकि रेडियंट सेंट फोर्स डार्क एनर्जी के खिलाफ प्रभावी थी, फिर भी ये बहुत कमजोर थी। हालांकि कुछ समय बाद ही रमगिनीज ने क्लास 7 मैजिकल बीस्ट के रूप में लड़ने की अपनी क्षमता खो दी, क्योंकि अब वह अपने अंदर की ऊर्जा का इस्तेमाल नहीं कर सकती थी। उसे केवल अपनी शारीरिक शक्ति का उपयोग करके लड़ना होगा, लेकिन ये पहले की तुलना में बहुत कम होगा। 1 घंटे बाद जियान चेन ने रमगिनीज के शरीर पर लगी कुछ चोटों को ठीक करने में सफलता प्राप्त कर ली, तथा फिर रमगिनीज को यहां से ले जाने की तैयारी करने लगा। मानव, मैं अब अपने बच्चे की रक्षा के लिए अपनी ताकत का उपयोग नहीं कर सकती। तुम्हें उसे ले लेना चाहिए। रमगिनीज की आंखों में आंसू आ गए। वह भी अपने बच्चे से अलग होने के लिए अनिच्छुक थी। जियान चेन ने अभी भी सो रहे शावक को देखा और गंभीरता से सिर हिलाया। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं आपके बच्चे के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करूंगा, और जब मैं 7वीं श्रेणी के रेडियंट सेंट मास्टर स्तर तक पहुंच जाऊंगा, तो मैं आपके भीतर की काली ऊर्जा को दूर कर दूंगा।
भावुक होकर रमगिनीज ने जियान चेन की ओर देखा। मानव, मैं समझ सकता हूं कि तुम जो कहते हो उसका मतलब भी वही है। तुम सच में इस माँ और बच्चे की परवाह करते हो। तुम्हारी ये दयालुता ऐसी चीज है जिसे मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। एक और बात, चूंकि मेरा बच्चा एक पंख वाला बाघ देवता है, इसलिए उसकी वृद्धि दर धीमी होगी। मूल्यवान संसाधनों को निगलने से उसकी वृद्धि तेज हो जाएगी, और जब वह बड़ा हो जाएगा तो उसके पास उन्हें खुद खोजने की क्षमता होगी। कई अन्य महत्वपूर्ण बातें समझाने के बाद रमगिनीज ने जियान चेन को ये याद दिलाना सुनिश्चित किया कि उसके बच्चे के पंख वाले बाघ देवता होने की खबर उजागर नहीं की जानी चाहिए। जियान चेन ने उसे दी गई हर एक बात को ध्यान से याद करते हुए कहा, मुझे पता है कि क्या करना है, लेकिन हमें अब यहाँ से चले जाना चाहिए। हम जितनी देर यहाँ बेकार बैठे रहेंगे उतनी ही अधिक परेशानियां होंगी। एड्स बाय पब फ्यूचर। जियान चेन ने बिना समय गंवाए बाघ को अपने बाएं हाथ में पकड़ लिया और उसके शरीर पर कपड़ों की एक गठरी डाल दी। फिर छलांग लगाकर वह भागने की कोशिश में बाहर की ओर उड़ गया। उसके पास कक्षा 6 का बच्चा है, उसे भागने मत दो। दुर्भाग्य से वहां एक तेज नजर वाला व्यक्ति था जिसने तुरंत अनुमान लगा लिया था कि कपड़े का वह बंडल क्या है। एक पल में सभी लोग हरकत में आ गए। शेष 50 पृथ्वी संत गुरु जियान चेन का रास्ता रोकने के लिए आगे बढ़े। जियान चेन की आंखों में एक भयंकर हत्या का इरादा दिखाई दिया, क्योंकि उसने तुरंत अपने हाथ में हल्की पवन तलवार को मूर्त रूप दिया, जिसमें तलवार पर नीले और बैंगनी रंग की चमक थी। केवल तलवार की चमक और जियान चेन की त्रुटिहीन गति को देखकर 3 पृथ्वी संत मास्टर्स जो उसे रोक रहे थे, एक पल में नीचे गिर गए। आसपास के लोग पहले से ही कक्षा 6 के बच्चे के बहकावे में आ चुके थे। उनमें से हर कोई केवल जियान चेन के उभरे हुए बैग को ही देख सकता था। हालांकि वे नहीं देख पा रहे थे कि अंदर क्या है, लेकिन इस समय ऐसा करना जरूरी नहीं था। जियान चेन सफेद बाघ द्वारा बिना किसी बाधा के गुफा में प्रवेश करने में सक्षम था। फिर सफेद बाघ बिना किसी लड़ाई की आवाज के लंबे समय तक गुफा में चला गया था। इससे सभी को विश्वास हो गया कि सफेद बाघ और जियान चेन के बीच किसी तरह का रिश्ता होना चाहिए। जब उन्होंने जियान चेन को गुफा से बाहर निकलते देखा, तो यह समझने के लिए किसी प्रतिभा की जरूरत नहीं थी कि जियान चेन अपने साथ कक्षा 6 के शावक को ले जा रहा था। जियान चेन द्वारा 3 पृथ्वी संत मास्टरों को तुरंत मार गिराने से कोई भी भयभीत नहीं हुआ था। पृथ्वी संत मास्टरों के शेष समूह ने पहले से ही उसे रोकने और अपने संत हथियारों के साथ उसके चारों ओर घेरा बनाने का संकल्प लिया था। अपनी तलवार से हमलों को रोकते हुए जियान चेन की आंखें और भी ज्यादा भयंकर हो गईं, क्योंकि प्रकाश की नीली और बैंगनी चमक भी तीव्रता में बढ़ गई। तलवार हवा में धुंधली होने लगी, क्योंकि इसने क्षेत्र को अपनी दर्पण छवियों से भर दिया, उसके भागने के लिए खूनी रास्ता बनाने के लिए तैयार। अब तक जियान चेन पहले से ही चौथे चक्र का पृथ्वी संत गुरु बन चुका था और उसके पास पहले से भी ज्यादा ताकत थी। तलवार आत्माओं की मदद से वह भेड़ों के झुंड के भीतर एक भेड़िए की तरह था, कोई भी उसे रोक नहीं सकता था। शावक उसके साथ है, हमें उसे रोकना होगा वरना शावक भाग जाएगा। सभी महान संत गुरु पीछे हटें। पृथ्वी संत गुरु उसके चारों ओर एक घेरा बना लें। भले ही वह एक असुर हो, हमें उसे भागने नहीं देना चाहिए। उच्च रैंकिंग वाले सदस्यों के आदेश पर सभी महान संत मास्टर्स पीछे हट गए, जबकि पृथ्वी संत मास्टर्स आगे की ओर उड़ गए। एक पल में जियान चेन पूरी तरह से पृथ्वी संत मास्टर्स से घिर गया। उनमें से लगभग 10 ऐसे थे जो जियान चेन का रास्ता रोक रहे थे। मेरे रास्ते में खड़े हो जाओ और मर जाओ, जियान चेन ने आगे बढ़ते हुए जोर से चिल्लाया। उसके बाएं हाथ में रमगिनीज द्वारा उसे सौंपा गया शावक था और उसके दाहिने हाथ में लाइट विंड स्वॉर्ड था। एक पल में उसकी तलवार पर नीला और बैंगनी प्रकाश 10 अलग अलग गतियों में उन लोगों की ओर फेंका गया जो उसके रास्ते में बाधा डाल रहे थे। एड्स बाय पब फ्यूचर। जब तक जियान चेन ने अपनी तलवार घुमाई, तब तक बहुत कम लोग देख पाए कि वह आगे बढ़ गया है, जबकि बाकी लोग तलवार के उनके गले में घुसने से पहले प्रतिक्रिया भी नहीं कर पाए। जिन लोगों ने अपनी तलवार को रोकने के लिए अपने संत हथियार उठाए थे, लाइट विंड स्वॉर्ड ने पहले ही उनके गले में घुसकर उन्हें पीछे हटने पर मजबूर कर दिया था और उनके गले से खून बहने लगा था। एक ही पल में 10 पृथ्वी संत मास्टर्स जो जियान चेन को रोकने के लिए आगे आए थे, तुरंत टूट गए। अगले ही क्षण 10 और पृथ्वी संत मास्टर्स अपने संत हथियारों के साथ आगे आए और जियान चेन के भागने के रास्ते को काटने और अवरुद्ध करने के लिए तैयार हो गए। एक व्यंग्य के साथ जियान चेन ने स्वर्ग की चोरी की किस्मत को सक्रिय किया और अपनी ताकत को 3 गुना बढ़ा दिया। जब जियान चेन ने तलवारों को एक के बाद एक रोका तो उसकी तलवार फड़फड़ाने लगी और बीच में धुंधली हो गई, क्योंकि धातु की खनक की एक श्रृंखला सुनाई दे रही थी। लेकिन हर बार जब उसकी हल्की हवा की तलवार किसी तलवार से टकराती, तो तलवारें तुरंत टूट जाती और दांतेदार किनारे दिखाई देने लगते। संत के हथियार क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण मालिकों ने तुरंत ही मुंह से खून थूक दिया और सदमे में हौंफने लगे। कुछ लोग रुक गए थे जब उन्होंने नीला और बैंगनी रंग की चमक देखी। एक पल में वे चिल्लाए, उसके पवित्र हथियार में नीला और बैंगनी रंग की चमक है, बकवास।
ये जियान चेन है, भाड़े के सैनिकों की सभा में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाला। एक पत्थर की तरह जिससे हजारों लहरें उठती हैं, हर कोई तुरंत चौंककर और अविश्वास में जियान चेन को देखने लगा। हालांकि यह भाड़े के सैनिकों के शहर से हजारों मील दूर था, फिर भी लोगों के लिए जियान चेन के नाम को जानना अपेक्षाकृत करीब था। वह एक ऐसा व्यक्ति था जिसका नाम वज्रपात की तरह था, और भाड़े के सैनिकों का राजा बनने के बाद अनगिनत लोग उसके नाम को जानते थे। इस प्रकार लोगों को पता चला कि उसके संत हथियार में एक नीला और बैंगनी चमक थी और यह आसानी से एक महान संत गुरु के संत हथियार को तोड़ सकता था। अब तक नीला और बैंगनी तलवार क्यू जियान चेन का प्रतीक बन चुका था, क्योंकि तियान युआन महाद्वीप पर कोई भी अन्य व्यक्ति ऐसी चमक को नियंत्रित नहीं करता था। वास्तव में किसी ने पहले कभी ऐसी ऊर्जा के बारे में सुना भी नहीं था। हालांकि इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि यह भाड़े के सैनिकों का राजा था जिसने कक्षा 6 के शावक को छीन लिया था। ये परिणाम सभी को चौंका देने के लिए पर्याप्त था और उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। भाड़े के सैनिकों का हर एक राजा कम से कम एक स्वर्ग संत मास्टर या उससे भी ऊपर बन जाएगा। यह ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसे वे अपमानित कर सकते थे। एक बार जब जियान चेन का नाम घोषित हो गया तो हर कोई इस बात पर जोर जोर से बहस करने लगा कि क्या करना है। एक पल में हजार जहर घाटी में लगभग हर कोई जान गया कि भाड़े के सैनिकों का राजा जियान चेन यहाँ था। जियान चेन की आंखें सिकुड़ गईं जब उसने अपनी पहचान दुनिया के सामने घोषित होते हुए सुनी। ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे जीडे कबीले और मर्सिनरी सिटी में शिप परिवार को इस बारे में पता न चले। यहाँ लोगों की संख्या बहुत ज्यादा थी। जियान चेन ने लगभग 1000 लोगों की गिनती की थी। उसके लिए उन सभी से वास्तविक रूप से निपटना संभव नहीं था। बिना किसी हिचकिचाहट के जियान चेन आगे की ओर उड़ गया, जबकि हर कोई भागने की कोशिश में स्तब्ध था। जल्दी करो, उसके पीछे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कौन है, लेकिन शावक उसके पास है। कमांडरों में से एक ने आवाज लगाई। उसे रोको, उसे भागने मत दो। हमारे पास बहुत सारे लोग हैं, हमें उस क्लास 6 शावक को लेना ही होगा। क्लास 6 शावक ऐसी चीज थी जिसे हर कोई बेताब तरीके से चाहता था, इसलिए प्रमुख शक्तियों ने जियान चेन की पहचान को नजरअंदाज करने का फैसला किया था। ये क्लास 6 शावक इतना कीमती था कि उसे छोड़ना मुश्किल था। पृथ्वी संत मास्टर्स ने निराशा में अपने होंठ काटने से पहले एक पल के लिए हिचकिचाहट की और उसके पीछे भागे। वे सभी जानते थे कि जियान चेन मजबूत था और उसका दुश्मन नहीं बनना चाहता था, लेकिन उनके पास आदेश का पालन करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। कुछ समय तक भागने के बाद जियान चेन ने अपनी गति बढ़ाने के लिए भ्रमकारी फ्लैश का उपयोग किया ताकि उसके पीछा करने वाले केवल जियान चेन को दूर से दूर बढ़ते हुए देख सकें। शक्तियों के प्रमुख असहाय होकर केवल देख सकते थे, क्योंकि उन्होंने कुछ लोगों को सावधानीपूर्वक गुफा में प्रवेश करवाया था। दुर्भाग्य से गुफा खाली थी। वहां कोई कक्षा 6 का शावक या मां भी नहीं थी। अध्याय 360, एक स्वर्गीय संत मास्टर से लड़ाई। हजार घाटी के भीतर जियान चेन ने भ्रमकारी फ्लैश का उपयोग किया था ताकि वह पूर्व निर्धारित स्थान पर आ सके, जहां उसने और रमगिनीज ने बात की थी। उसके पहुंचने के कुछ समय बाद ही एक सफेद आकृति उस क्षेत्र में ऐसी गति से छलांग लगाती हुई आई जो भ्रमकारी फ्लैश से थोड़ी ही धीमी थी। कुछ ही क्षणों में सफेद आकृति जियान चेन की आंखों के सामने रुक गई और फिर सफेद बाघ रमगिनीज में बदल गई। रमगिनीज ने जियान चेन को अपने बच्चे को पकड़े हुए पहले की तरह ही अनिच्छुक नजर से देखा। एक और आह भरते हुए उसने कहा, तुम्हारी ताकत अभी भी मुझे हैरान करती है। यहाँ बहुत से लोगों के होते हुए भी कोई भी व्यक्ति तुम्हें रोक नहीं पाया। मैंने दूसरे इंसानों से सुना है कि तुम्हारा नाम जियान चेन है न? मेरा नाम वास्तव में जियान चेन है, जियान चेन ने उत्तर दिया। तो मैं तुम्हें यहाँ से जियान चेन कहूंगी। जियान चेन, मैं अब लड़ने के लिए अपनी आंतरिक ऊर्जा का उपयोग नहीं कर सकती और मुझे अपनी शारीरिक शक्ति पर निर्भर रहना होगा। मैं तुम्हारी मदद भी नहीं कर सकती, क्योंकि अगर मैंने बहुत ज्यादा उपद्रव किया तो गिलिगन कबीले के लोग मुझे जरूर ढूंढ लेंगे। अगले कुछ दिनों में मुझे छिपना पड़ेगा, इसलिए मुझे तुमसे एक बार फिर अपने बच्चे की देखभाल करने की विनती करनी होगी। रमगिनीज ने इस बार एक इंसानी आवाज में बात की, लेकिन उसके असली बाघ के रूप की वजह से आवाज न तो पुरुष की लग रही थी और न ही महिला की। जियान चेन ने गंभीरता से अपना सिर हिलाया। शांत रहो, मैं निश्चित रूप से तुम्हारे बच्चे की देखभाल करूंगा। तब तक प्रतीक्षा करो जब तक मेरे पास तुम्हारी अंधेरी ऊर्जा को ठीक करने की क्षमता न आ जाए। फिर जियान चेन के मन में एक और विचार आया, मैं बाद में कैसे आकर तुम्हें ढूंढूं। बाघ के बालों का एक गुच्छा निकालकर उसने उस पर थोड़ा खून टपकाया, जिससे वह पूरी तरह लाल हो गया। इसे जियान चेन को सौंपते हुए उसने कहा, अगर तुम मुझे ढूंढना चाहते हो तो मेरे बच्चे से इस पर अपना खून टपकवाओ, ये तुम्हें मेरे पास ले जाएगा। जियान चेन ने सावधानी से फर का टुकड़ा अपने हाथों में ले लिया। जियान चेन, तुम जो चीजें छिपाने के लिए इस्तेमाल करते हो वे तुम्हें स्वर्ग के संत गुरु से बचा सकती हैं, लेकिन संत शासक क्षेत्र या कक्षा 7 के जादुई जानवरों के लिए यह कोई फायदेमंद नहीं होगा। तुम्हें सावधान रहना चाहिए। बाघ बोला।
ये सुनकर जियान चेन ने एक कड़वी मुस्कान के साथ अपना चेहरा छूने के लिए हाथ बढ़ाया। उसका भेष एकदम सही था और उसने उसे कहीं भी आसानी से यात्रा करने की अनुमति दी थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि संत शासक इसे पूरी तरह से अनदेखा कर पाएंगे। अपने बच्चे की ओर अंतिम बार देखने और जियान चेन से कुछ शब्द कहने के बाद रमगिनीज गायब हो गई। वो जियान चेन ने जिस शावक को पकड़ा हुआ था उसने अचानक अपनी आंखें खोली और जोर से रोने लगा। ये पता लगाने में असमर्थ कि यह मां के उसे छोड़ने के दर्द के कारण था या अलविदा के कारण, शावक ने संघर्ष करना शुरू कर दिया और अपनी शक्ति पर खड़े होने की कोशिश की। जियान चेन ने शावक के सिर को धीरे से सहलाया, मानो वह उसे सुरक्षा प्रदान करना चाहता हो, तथा उसके चेहरे पर दयालु भाव था। एड्स बाय पब फ्यूचर। जियान चेन को अब यहाँ रहने की कोई इच्छा नहीं थी। घाटी अब उसके लिए सुरक्षित नहीं थी, इसलिए उसके लिए एकमात्र विकल्प जल्दी से जल्दी इस क्षेत्र को छोड़ना था। पेड़ों पर चढ़कर जियान चेन ने दूर दूर तक जाने के लिए पेड़ों की शाखाएं उधार लेना शुरू कर दिया। जियान चेन के ठीक पीछे गुफा के सामने खड़े लोगों का समूह केवल अफसोस और निराशा में अपना सिर हिला सकता था। एक क्लास 6 जादुई जानवर उनके ठीक सामने था, लेकिन उसे भाड़े के सैनिकों की सभा के विजेता जियान चेन ने छीन लिया था। ये कुछ ऐसा था जिसे वे अभी भी स्वीकार नहीं कर सकते थे। अचानक एक व्यक्ति की मजबूत क्यूई को दूर से महसूस किया जा सकता था, क्योंकि अविश्वसनीय ताकत वाला कोई व्यक्ति गुफा के ठीक सामने आ पहुंचा था। एक पल में हवा के अचानक रुकने की आवाज सुनाई दी और एक क्रेन बालों वाला बुजुर्ग हवा में दिखाई दिया। तैरते हुए बुजुर्ग ने अपनी तीखी आंखों से सभी को बिना किसी भावना के देखा, जैसे कि वह लोगों का राजा हो। यह एक स्वर्गीय संत है गुरु। समूह में कोलाहल मच गया, क्योंकि सभी को स्वर्ग के संत गुरु से निकलने वाले विशाल दबाव का एहसास होने लगा। हर कोई केवल डर और सम्मान के साथ बुजुर्ग की ओर देख सकता था। बुजुर्ग को देखकर मोन कबीले के सभी लोग बहुत खुश हुए, क्योंकि नेता बोला, भाई युवानजन हमारे पूर्वज को बधाई देता है। हम अपने पूर्वज को नमस्कार करते हैं। मोन कबीले के सभी लोगों ने बड़े भाई के उदाहरण का अनुसरण किया और श्रद्धापूर्वक घुटनों के बल बैठ गए। स्वर्गीय संत मास्टर ने चारों ओर नजर घुमाए और फिर शांति से बोले, कक्षा 6 का बच्चा कहाँ है? सम्माननीय पूर्वज, कक्षा 6 का शावक हमसे छीन लिया गया। एल्डर बाई ने स्वर्ग संत मास्टर विशेषज्ञ की ओर चिंता के साथ कहा, जो उनके ठीक सामने तैर रहा था। ये सुनकर बुजुर्ग की आंखों में चमक आ गई। क्या तुम जानते हो कि इसे किस गुट ने ले लिया? पूर्वज, जिसने कक्षा 6 के शावक को ले लिया, वह भाड़े के सैनिकों का राजा जियान चेन है। उसकी ताकत इतनी ज्यादा थी कि हम में से कोई भी उसे रोक नहीं सकता था। एल्डर बाई ने कहा। जियान चेन, तो यह वही था। मोन कबीले के पूर्वज ने झिझक में अपनी भौहें सिकोड़ी, इससे पहले कि एक खतरनाक चमक दिखाई दी। जियान चेन किस तरफ गया? उस तरफ। एल्डर बाई ने उस दिशा में इशारा किया। अभी वह केवल यही उम्मीद कर सकता था कि उसके पूर्वज जियान चेन को पकड़ लेंगे और कक्षा 6 के शावक को अपने कबीले के लिए ले लेंगे। पूर्वज तुरंत उस दिशा में उड़ गया जो उसे बताई गई थी और जल्दी ही नजरों से ओझल हो गया। जल्दी से संप्रदाय को इसकी सूचना दो। हम मदद के लिए केवल संप्रदाय के बुजुर्गों पर ही भरोसा कर सकते हैं। एड्स बाय पब फ्यूचर। जल्दी करो और कुछ आदमी किराए पर भेजो और तुरंत कुलपति को इसकी सूचना दो। मोन कबीले के स्वर्गीय संत गुरु ने अन्य शक्तियों को परेशान कर दिया, जिन्होंने तुरंत अपने गुटों को वापस रिपोर्ट करने की कोशिश की। इस समय जियान चेन घाटी को पार करने के लिए इल्यूजनरी फ्लैश का उपयोग कर रहा था। उसका रास्ता एक सीधी रेखा में नहीं था और वह अक्सर अपने पीछे आने वाले किसी भी व्यक्ति को चकमा देने के लिए दिशा बदल लेता था। 2 घंटे बाद जियान चेन कई 100 किलोमीटर की यात्रा कर चुका था। एक घाटी के किनारे रुककर जियान चेन अपनी ऊर्जा वापस पाने के लिए एक पल के लिए रुका। शावक उसके पैरों के पास सो रहा था। जियान चेन ने अपनी संत शक्ति को पुनः प्राप्त करना शुरू कर दिया। बड़ी लड़ाई और अपने इल्यूजनरी फ्लैश के इस्तेमाल के साथ जियान चेन ने पहले ही अपनी 2/3 सेंट फोर्स का इस्तेमाल कर लिया था। अपनी पहचान उजागर होने और एक हेवन सेंट मास्टर के उसके पीछे होने की संभावना के साथ जियान चेन को हेवन सेंट मास्टर से लड़ने के लिए अपनी सारी ताकत बचाकर रखनी होगी। कुत्ते के आकार का बाघ शावक आज्ञाकारी ढंग से जियान चेन के पैर के पास लेटा हुआ था और खर्राटे ले रहा था। उसके सफेद पंख उसके फर से इस तरह से जुड़े हुए थे कि उन्हें बिना देखे देखना काफी मुश्किल था। जियान चेन तलवार आत्माओं के साथ एक क्रॉस लेग स्थिति में बैठा था, जो जियान चेन को ठीक होने में मदद करने के लिए राक्षस कोर के भीतर ऊर्जा को तेजी से अवशोषित करने की कोशिश कर रहा था। खरपतवारों के भेष में वह विशेष रूप से दृष्टि से छिपा हुआ था। 4 घंटे बाद एक जोरदार आवाज सुनाई दी, जब भूरे वस्त्र पहने एक आदमी अचानक जियान चेन के ऊपर से उड़ता हुआ आया और फिर नजरों से ओझल हो गया। जियान चेन को लगा कि वह व्यक्ति ऊपर से उड़कर आ रहा है, जबकि वह अपनी संत शक्ति को पुनः प्राप्त कर रहा था और उसके चेहरे पर घबराहट थी। वह वास्तव में बहुत तेज है। यह मोन कबीले का स्वर्ग संत मास्टर होना चाहिए।
मैंने नहीं सोचा था कि इतनी बार दिशा बदलने के बाद भी वह मुझे पकड़ पाएगा। यह अच्छी बात है कि मैं छिपा हुआ हूँ। हालांकि जियान चेन का चेहरा बदल गया क्योंकि उसने सोचा, अच्छा नहीं, मुझे यकीन है कि मैं पहले से ही पाया गया हूँ। जियान चेन तुरंत खरपतवार से बाहर निकल आया और उसे और बाघ शावक को दूर ले जाने के लिए इल्यूजनरी फ्लैश का इस्तेमाल किया। वह राक्षस कोर से ऊर्जा का उपयोग करके ठीक हो रहा था जब स्वर्ग संत मास्टर प्रकट हुआ। इतनी कम दूरी के साथ इस तरह के उच्च स्तर के विशेषज्ञ के लिए राक्षस कोर से आने वाली ऊर्जा की तरंगों को मिस करना कोई रास्ता नहीं था। निश्चित रूप से जैसे ही जियान चेन चला गया, स्वर्ग संत मास्टर ने अचानक पलटकर देखा कि जियान चेन भाग रहा है। नई ऊर्जा के साथ स्वर्ग संत मास्टर ने उसका पीछा किया। इल्यूजनरी फ्लैश का उपयोग करते हुए जियान चेन हजार जहर वाली घाटी से तेजी से यात्रा कर रहा था। चूंकि इलाका जटिल था और जमीन असमान थी, इसलिए इल्यूजनरी फ्लैश की असली शक्ति प्रकट नहीं हो सकी और वह तेजी से आगे बढ़ रहे हेवन सेंट मास्टर को पीछे नहीं हटा सका। स्वर्ग संत मास्टर को करीब आते देख जियान चेन की आंखों में एक भयंकर भाव आ गया और वह अचानक रुक गया। अपने बाएं हाथ में अभी भी सो रहे बाघ शावक को पकड़े हुए वह स्वर्ग संत मास्टर की ओर झपटा और अपने दाहिने हाथ में अपनी हल्की पवन तलवार निकाली जिस पर नीला और बैंगनी चमक चमक रही थी। इन 4 घंटों में जियान चेन ने अपनी संत शक्ति का लगभग 80% वापस पा लिया था। अब जब वह बच नहीं सकता था तो बेहतर था कि वह अपनी पूरी ताकत लड़ाई में झोंक दे। साथ ही उसने पहले कभी किसी स्वर्ग संत मास्टर के खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ी थी, इसलिए वह इस मौके का इस्तेमाल ये परखने के लिए कर सकता था कि वह किसी के खिलाफ कितनी देर तक टिक सकता है। स्वर्ग संत गुरु जियान चेन से लगभग 30 मीटर दूर थे और उसके ऊपर तैर रहे थे। जियान चेन को घूरते हुए उन्होंने अपने बाएं हाथ में बाघ के बच्चे को देखा और थोड़े प्रसन्न भाव से बोले, जियान चेन, मैं तुमसे दुश्मनी नहीं करना चाहता। मेरे मोहन कबीले को उस कक्षा 6 के बच्चे की जरूरत है, इसलिए मुझे तुमसे कहना होगा कि तुम खुद को उस बच्चे से अलग कर लो। मेरा मोहन कबीला तुम्हें जरूर एक आकर्षक पुरस्कार देगा और हमारी शक्ति के दायरे में बिना शर्त तुम्हारी मदद करेगा।